हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ जो कि बहुत डिमांडिंग सब्जेक्ट है। और डिमांडिंग नहीं, आप लोग जानते हैं मैं अपने चैनल पे वही कंटेंट लाना पसंद करती हूँ जिसमें बच्चों को डिफ़िकल्टी हो रही हो। ठीक है, मैं जानती हूँ वो सारे कंटेंट जो अवेलेबल है उनको दोबारा डाल के कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कि उनको क्या प्रॉब्लम होती है। क्लास 9th में अगर वो कॉमर्स लेते हैं, बिकॉज हिंदी मीडियम में क्या होता है, चूज़ करना होता है क्लास 9th में ही आप कॉमर्स ले रहे हो, आर्ट्स ले रहे हो। तो क्लास 9th के बच्चे जो वाणिज्य लेते हैं, जिसको हम कॉमर्स बोलते हैं, इसके सॉल्यूशन आपको नहीं मिलते और इसके हैंड रिटन नोट्स आपको नहीं मिलते हैं। और आप 8 से 9th में तुरंत कॉमर्स समझना आपके लिए थोड़ा सा टफ प्रोसेस होता है। तो मुझे लगा कि ये आपकी एक प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो मैं इसके लिए आपके लिए फर्स्ट चैप्टर का नोट्स पूरा बना के अच्छे से लाई। मैं इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको कराऊंगी। आपको इसके न्यूमेरिकल्स बहुत प्रॉब्लम होते हैं। मैं इस पूरी बुक को आपके साथ क्या करूँगी, आपके साथ पूरे बुक का सॉल्यूशन आपके साथ लेके आऊँगी। लेकिन मैं अभी फर्स्ट चैप्टर का वीडियो आपके साथ डाल रही हूँ। अगर आप इस मुझे प्यार देते हो तो मैं बहुत जल्दी आपके लिए इस पूरी बुक को क्या कर दूँगी, पढ़ा दूँगी आपको, ताकि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस बुक को मैं साइड करती हूँ। आपने बुक देखा होगा वाणिज्य, यही आपके स्कूल में चलती है। मैक्सिमम हिंदी मीडियम का यही सिलेबस होता है। तो मैं इसी बुक को रेफ़र करके आपके लिए नोट्स बनाई हूँ। और मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे इस वीडियो पे प्यार बहुत सारा दोगे और आपको जो भी कमी लगेगी आप मुझे बताओगे, और मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाना है या नहीं बनाना है और कितनी जल्दी बनाना है वो भी आप मुझसे शेयर करोगे। तो आइए, फर्स्ट चैप्टर इसका है हमारा पुस्त पालन। ठीक है, बुक कीपिंग। ठीक है, पुस्त पालन क्या होता है? कॉमर्स आप लोगों के लिए नया है, मैं जान रही हूँ। अभी आपने जस्ट हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस से मूव ऑन किया है। अभी आपको कॉमर्स का मतलब नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये चैप्टर्स क्या हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट चैप्टर है हमारा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मतलब पुस्त पालन। पुस्त पालन क्या होता है? पुस्त पालन लेन देन को कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर लिखना है। ठीक है, मतलब जो भी आप एक बिजनेस, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये नियम बताना चाहूँगी कि अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो कॉमर्स का सबसे बड़ा रूल ये है कि आप अपने आप को एक बिजनेस एंटिटी मान के चलोगे। नो पार्टनर, नो फर्म, नो उसका मेंबर, कुछ नहीं। ठीक है, आप एक बिजनेस हो। आप अपने आप को जब तक बिजनेस नहीं मानोगे, आप क्या कर पाओगे, बिजनेस के रूल्स को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो बिजनेस में जो भी लेन देन होते हैं, मतलब परचेज होता है, सेल्स होता है, ठीक है, माल को खरीदना होता है, माल को बेचना होता है, उसके कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं, मतलब कुछ नियम दिए जाते हैं। ठीक है, हर चीज़ का नियम होता है। आप स्कूल जाते हो, आपका नियम होता है ना कि आप 8 से 12 जाओगे स्कूल, सुबह 6 से 12 जाओगे। हर चीज़ का एक नियम होता है। उस नियम, आपके पीरियड्स डिवाइड होते हैं ना कि आपको इस पीरियड में आप ये वाला सब्जेक्ट पढ़ोगे, इस पीरियड में आप ये वाला सब्जेक्ट पढ़ोगे। तो इसी तरह पुस्त पालन, जब आप एक बिजनेस में कोई भी क्रय या विक्रय करते हो, ठीक है, तो उसके कुछ नियम होते हैं। ठीक है, उसी नियम के हिसाब से जब आप लिखते हो, ठीक है, तो उसी को हम लोग पुस्त पालन कहते हैं। और ये हमारा जो कोट है, ये कोट हमारे रोलैंड ने दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसका पढ़ेंगे, मतलब क्या होता है पुस्त पालन। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं। आई थिंक आपको वीडियो विजिबल होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इनविजिबल है तो आप मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी कि आपको और विजिबिलिटी ला सकूं। प्राचीन काल में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी और व्यापार भी इतना विकसित नहीं था। ठीक है, जो पुराना समय था, प्राचीन काल मतलब आप लोग जान रहे होंगे क्या, पुराना समय मतलब कि ओल्ड, पुराने टाइम की यहाँ पे बात हो रही है कि जो बहुत मतलब एंशियंट टाइम। ठीक है, पुराने समय में जो मनुष्य थी, ठीक है, मनुष्य मतलब इंसान, उनकी जो ज़रूरतें थी, हम लोग की सबकी ज़रूरतें, जो पुराने इंसान थे उनकी ज़रूरतें क्या थी, सीमित थी। उनको ये था कि हाँ ठीक है, हमें 2 टाइम का रोटी दाल चावल खाना है। उनको बहुत बड़े घर की, बहुत बड़ी कार की, लग्जरियस घर की, ये सब की उनको डिमांड नहीं थी। ठीक है, और उनकी जो आवश्यकताएं थी वो बहुत ही सीमित थी और व्यापार भी इतना विकसित नहीं था। और आज आप देख रहे हो टाटा मोटर्स हैं और बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज हैं। ठीक है, आईफोन एक ब्रांड हो गया है और ऑडी ब्रांड हो गया है, मर्सिडीज ब्रांड हो गया है। ठीक है, लेकिन पहले व्यापार इतना विकसित नहीं था। ठीक है, लोग क्या करते थे, अपनी ज़रूरत भर के हिसाब से कमाते थे और खाते थे। उनको पता था हमें इतना ही कमाना है और इतना ही खाना है।
उस समय व्यापार का क्षेत्र बहुत संकुचित था और व्यापारिक लेन देन बहुत कम हुआ करते थे। ठीक है, मतलब जो व्यापार का क्षेत्र, मतलब जो व्यापार का एरिया था, ठीक है, जहाँ पे मतलब लोग सेल्स या परचेज करते थे, वो बहुत छोटा सा था। मतलब लोग अपने आस पड़ोस, अपने मोहल्ले, एक एरिया, एक तक करते थे। आज आप देख रहे हो कि अगर कोई भी ब्रांड निकल रहा है, उस ब्रांड का क्या होता है, हर जगह नाम होता है। ठीक है, हर शहर में, हर देश में जाता है। लेकिन पहले क्या था, व्यापार बहुत संकुचित था, बहुत छोटे जगह में किया जाता था। ठीक है, और व्यापारिक लेन देन बहुत कम हुआ करते थे, और उसमें जो लेन देन भी हुआ करते थे वो बहुत कम हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि भाई दिन भर में वो 2-4 लाख रुपए का सामान ही बेच रहे, नहीं, अपने ज़रूरत भर का वो सामान बेचते थे। और क्या करते थे, उनको ये पता होता था कि हमें दिन भर में 4 कस्टमर से डील करना है, दिन भर में 1000 का सामान बेच रहे हैं, 2000 का, बस इतना ही। ठीक है, व्यापारी के यहाँ लेन देन कम होने के साथ साथ पक्षकार भी कम होते थे। ठीक है, अगर आप लेन देन ही कम होगा कि आप सामान खरीद भी कम रहे हो और बेच भी कम रहे हो, तो जो पक्षकार है, मतलब कि जो लेने वाले भी हैं और जिनसे आप ले रहे हो, ठीक है, बेचने वाले, दोनों ही कम होंगे। जब हम 2 ही लोगों को बेच रहे हो और एक ही लोग से खरीद रहे हैं सामान, तो ऑफकोर्स सी बात है, जो पक्षकार मतलब क्या होता है, जिनसे आप ले रहे हो और जिनको आप दे रहे हो, वो भी क्या होंगे, कम होते थे। ठीक है, प्राचीन काल में वह अपने लेन देनों को स्मरण रख लेते थे, इसलिए वो क्या करते थे, इजीली उन चीज़ों को याद रख लेते थे। अगर आप दिन भर में 2 लोगों से 1-1 किलो आटा बेचे हो, तो इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है कि आप इसको क्या कर रहे हो, आराम से याद कर ले रहे हो, और आप एक लोगों से 10 किलो आटा लिए हो, खरीदते हो, और उसको 2 लोगों को 1-1 किलो करके बेचे हो, या 10 लोगों को 1-1 किलो करके बेचे हो, आप इजिली उसको याद कर सकते हो। ठीक है, मतलब इसका शॉर्ट एंड सिंपल मतलब था कि जो अर्लियर टाइम था, वहाँ पे व्यापार बहुत कम हुआ करते थे, बहुत छोटे एरिया में होते थे, और जो लेनदार और देनदार होते थे वो भी बहुत कम हुआ करते थे। तो जो लोग होते थे वो अपनी जो भी बेचा है या जो भी खरीदा है उसको ईजिली वो क्या कर लेते थे, याद रख लेते थे। ठीक है, तो आपको इसका मतलब समझ में आया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, वर्तमान युग में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित न रहकर असीमित हो गई है। ठीक है, एक पैरा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि पहले का टाइम क्या था। अब नेक्स्ट पैरे में मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अब का टाइम क्या है। ठीक है, वर्तमान युग मतलब आज के समय में वर्तमान युग में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित न रहकर असीमित हो गई है। ठीक है, आज आप लोग भी जान रहे हो, सब जान रहे हो कि हम लोग को अगर ऑडी भी मिल जाए या एक बंगला मिल जाए, तो नहीं, हमें उस एक बंगले को 4 बंगलों करना है, हमें उस एक मर्सिडीज को अब लंबरगिनी खरीदनी है। ठीक है, हमारी जो भी है आवश्यकताएं वो कभी भी अब सीमित नहीं है, हम उनको क्या करें, असीमित की तरह यूज करें। हमें जो भी मिल जाए हमारे लिए कम है, हमें उससे ज़्यादा ही चाहिए। ठीक है, तथा व्यापार और उद्योग चरम सीमा पर है। ठीक है, व्यापार मतलब अब आप देख रहे हो कि बिजनेस कितने बड़े बड़े बिजनेस हो गए हैं, उनकी सीमा ही नहीं रह गई है। इस स्थिति में व्यापारिक लेन देन भी बढ़ गया। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर बिजनेस बढ़ा है, लेनदार देनदार बढ़े हैं, तो वो क्या है, तथा व्यापार और उद्योग चरम, तो वो क्या है, वो अपनी सीमाएं क्रॉस, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर बिजनेस हो रहा है। ठीक है, ये लेन देन नगद तथा उधार दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, और ये जो लेन देन होता है, जब आप किसी को सामान बेच रहे हो, आज आप अगर अपने बगल वाले को ही देखोगे, मान लीजिए कोई किराना स्टोर है आपके बगल में, तो आप उससे कई बार ऐसा होता होगा कि आप उससे उधार सामान भी ले लेते होगे कि पापा का जब सैलरी मिलेगा तब मैं दे दूंगी, या मेरी ही सैलरी जब मिलेगी मैं तब दे दूंगी। महीने भर आप उससे नगद उधार ले रहे हो, लेकिन उसी दुकान पे कोई होता होगा जो नगद पैसे दे के ले जाता होगा। ठीक है, तो आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से जब भी सोचोगे तो एक बिजनेस सिर्फ नगद या सिर्फ उधार पे नहीं चलती है। अगर एक बिजनेस है तो उसमें नगद माल भी आ रहा होगा और उधार भी चल रहा होगा। ठीक है, जिन्हें याद रखना किसी भी सामान्य व्यापारी के द्वारा असंभव है। ठीक है, और जब इतने उधारी है, इतने नगद आ रहे हैं, इतने लोगों से आप उधारी सामान खरीद भी रहे हो और आप नगद माल खरीद भी रहे हो, तो एक नॉर्मल इंसान के लिए तो ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं है कि वो क्या करे, उन जो लेन देन है उनको क्या करे, वो याद रखे। ठीक है, बिल्कुल ही असंभव है, मतलब इम्पॉसिबल है कि वो सारी डेटा एंट्रीज को, सारे लेनदार और देनदार को आप दिन भर में अगर 500 रुपये भी 20-20 रुपये करके, किसी को 40 रुपये, किसी को 60 रुपये करके उधार दो, और आप अगर रात में आप उसको लिखने बैठो, आपको कितनी सारी चीज़ें नहीं याद रहेंगी, आपने किसको किसको माल दिया आपको नहीं याद रहेगा। ठीक है,
तो असंभव है। वर्तमान समय में प्रत्येक स्तर की व्यापारिक इकाई में प्रतिदिन अनेक लेन देन होते हैं। इन सभी नगद तथा उधार लेन देनों का लेखा करना चाहिए। ठीक है, जो आज का समय है उसमें क्या होता है, हर व्यापारिक में, ठीक है, मतलब जितना भी व्यापार हो रहा है उसमें दिन भर में बहुत सारे उधार माल भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, और बहुत सारे नगद माल भी आ रहे हैं और जा रहे हैं। ठीक है, तो इन सबों का क्या होता है, लेखा करना पड़ता है, मतलब इन सबों को लिखना पड़ता है। अभी मैंने बताया ना, क्योंकि याद करना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। लेखे करने का महत्व इन पंक्तियों द्वारा भी स्पष्ट होता है। ठीक है, अब ये लिखना क्यों ज़रूरी है, ठीक है, क्यों इतना ज़रूरी है ये लिखना, तो आप इस क्या कर सकते हो, इस जो पंक्ति है मैं आपके बुक में दी हुई है, मैंने इसको यहाँ कोट किया है और मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगी। आप इन पंक्तियों से भी समझ सकते हो कि लिखना क्यों ज़रूरी होता है। पहले लिख और पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। ठीक है, मतलब आज का दिन भर का एंट्री जो है आप लिख के छोड़ दिए कागज में। ठीक है, और बाई चांस कल अगर वही उधार वाला इंसान आता है या आपको किसी से पैसे लेने हैं और आप भूल गए हो, ठीक है, मान लो आप 1 महीने से किसी को लगातार उधार दे रहे थे, लेकिन आप क्या कर रहे थे, उसका उधारी, जैसे कि आज वो 500 का ले गया तो आज आपने क्या किया, नोट कर लिया कि भाई ये 500 का ले गया, 200 का ले गया, तो आपने वो डेट डाल के 200 का ले गया। ठीक है, अब वो 1 महीने बाद आता है, बोलता है कि भाई मेरा हिसाब कर दो, मैंने महीने भर में कितना पैसा आपका हुआ मुझे देना है। ठीक है, लेकिन अब तो आपको याद ही नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, एक अच्छा काम किया, उसको लिख दिया, लिख के पीछे छोड़ दिया। पहले लिखा और फिर छोड़ दिया, महीने भर का आप काम कर रहे हो, महीने भर उसमें लिख रहे हो, अब आप भूल गए, भूल पड़े, तो कागज से ले, मतलब आप पिछला रजिस्टर उठा के उससे देख के और उसका जो लिखा जोखा है वो उसको बता सकते हो। ठीक है, तो ये पंक्ति बहुत अच्छी है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि इसको आप एग्जाम में भी लिखना ताकि आपको अच्छे नंबर्स मिल सके। व्यापारी अपने सभी लेन देनों को अल्पकालों तक ही याद रख सकता है। ठीक है, इसी पंक्ति को आपको मैंने और अच्छे से इलैबोरेट किया, वैसे मैंने समझा दिया है। व्यापारी जो होता है, ठीक है, एक बिजनेसमैन होता है, वो जितने भी लेन देन कर रहा है, ठीक है, वो एक निश्चित समय होता है, अल्पकाल तक ही याद रख सकता है। ठीक है, मतलब एक निश्चित समय होता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वो इतने तक ही क्या कर सकता है, याद रख सकता है चीज़ों को, और समय व्यतीत होने के साथ साथ उन्हें भूलता जाता है। ठीक है, और जैसे समय बीतता जाता है, ठीक है, जैसे कि उसने कल 500 का लिया था, आज 200 का लिया, कल 400 का लेगा, कल 500 का लेगा, जैसे ही 3-4 दिन बीतेंगे आप उसकी क्या करोगे, जो उसकी एंट्रीज है वो भूलते जाओगे कि उसने कल कितने का लिया था, परसों कितने का लिया था, ये सब चीज़ें आप क्या करोगे, भूल जाओगे। इस प्रकार सभी व्यापारी तथा उद्योग, वेट अ मिनट फ्रेंड्स, में यह अति आवश्यक है कि वह अपने व्यवहारों का उचित रीति से लेखा तैयार करे। ठीक है, इसलिए हर बिजनेसमैन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो दिन भर में जितने लोगों को सामान दे रहा है, उनसे ले रहा है, उन सब का वो सही तरीके से लिख के उसको एक जगह तैयार रखे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, व्यापार व उद्योग में अनेक प्रकार के कर यानी टैक्स लगाए गए हैं। ठीक है, लगाए जाते हैं जो निर्धारित दर से देने होते हैं। ठीक है, व्यापार अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो उसमें बहुत तरीके के आपको टैक्स देने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट होती है, वो आप पे, आप जिस तरीके का बिजनेस कर रहे हो वो उस अकॉर्डिंग क्या करती है, आप पे टैक्स लगाती है। ठीक है, जो निर्धारित दर से आपको देने होते हैं, मतलब अगर आप पे 18% का लगा रही है, आप पे इनकम टैक्स लगा रही है, तो उसका जो रेट स्लैब होता है, मतलब 5%, 10%, वो आपको देने होते हैं सालाना। ठीक है, यदि व्यापारी के पास लिखित हिसाब नहीं होगा तो कर अधिकारी मनमानी कर लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास हिसाब ही नहीं है कि आप पे मान लीजिए इनकम टैक्स लग रहा है, ठीक है, लेकिन आपके पास ये हिसाब ही नहीं है कि आपने साल भर में कितना रिवेन्यू अर्न किया है, मतलब कितना प्रॉफिट कमाया है, तो आप इनकम टैक्स कैसे भरोगे? तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो जाएगा, वो आपसे जितना मन उतना क्या करेगी, टैक्स ले लेगी। अधिकारी मनमानी कर लगा सकते हैं, अतः व्यापारिक लेन देन का लेखा करने की आवश्यकता हुई। इसीलिए क्या हुआ, लोगों को ये जरूरी हो गया। ठीक है,
आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, जैसे बताया गया ना। तो ये एक कोट है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो उस हिसाब से हम आविष्कार भी करते हैं, ठीक है। अब लोगों को ये लिखने की ज़रूरत पड़ने लगी, ठीक है। आवश्यकता हुई कि नहीं, अब हमें चीज़ें लिखनी होगी, तभी तो हम समझ पाएंगे कि एक साल में हमने कितना वर्क किया है, ठीक है, जिससे लेन देन का लेखा व्यवस्थित रखा जा सके। लेन देन का लेखा रखने की विधि को ही पुस्तपालन या बही खाता कहते हैं, ठीक है। अब लोगों को आवश्यकता हुई कि नहीं यार, अब हमें लिखना है सारे लेन देन को एक व्यवस्थित तरीके से। साल भर में भाई हमें टैक्स देना है, तो साल भर का हमने कितना लिया है, कितना बेचा है, सबको हमें एक जगह लिख के रखना होगा, ठीक है। और इसी लेन देन को जब आप लिखते हो तो उसी लिखने की विधि को हम क्या कहते हैं, पुस्तपालन या बही खाता, ठीक है। पुस्तपालन के अपने नियम, सिद्धांत, मान्यताएं और शैली होती है, ठीक है। पुस्तपालन जो है ये ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी तरीके से कर देगा, ये अब इसके कुछ अपने नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, इसकी अपनी मान्यताएं होती है, इसकी एक लिमिट होती है अपनी, ठीक है। आप उसी के अंदर रह के ये काम कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग हमारा क्या है, चलिए आइए हम मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग पढ़ते हैं। पुस्तपालन को बही खाता भी कहते हैं, ठीक है। जो पुस्तपालन, अभी हम इतने देर से बुक कीपिंग पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग बही खाता भी कहते हैं, ठीक है। इसे अंग्रेजी में बुक कीपिंग कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। यह दो शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। मतलब ये आप जो देख रहे हो बुक कीपिंग, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बुक प्लस कीपिंग, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो बुक और कीपिंग। यहाँ बुक का अर्थ है पुस्तक तथा कीपिंग का अर्थ है रखना, ठीक है। बुक का मतलब क्या, आप सब जान रहे हो कि कोई बुक, कोई किताब, कोई कॉपी, ठीक है। और कीपिंग का मतलब है उस किताब को अच्छे से संभाल के व्यवस्थित ढंग से रखना। पुस्तक रखने से तात्पर्य यह नहीं समझना चाहिए कि पुस्तकों को भेज पर या अलमारी पर, ठीक है। वेट अ मिनट फ्रेंड्स, मैं एक मिनट, यहाँ पे एक गड़बड़ी है, मेज होगा, ठीक है। ये भेज नहीं होगा, यहाँ पे मेज होगा। मेज पर या अलमारी में सजा कर रखना। यहाँ रखने से ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप उसको कहीं पे अपने बुक शेल्फ पे संभाल के और अच्छे से रख दो या मेज पे कहीं रख दो, नहीं, यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है। पुस्तपालन का अर्थ यह है कि सभी व्यापारिक लेन देन को तिथिवार निश्चित नियमों व सिद्धांतों का पालन करते हुए लेखा पुस्तकों में लिखना, ठीक है। यहाँ कीपिंग का मतलब है कि जो आपके लेन देन है आप उसको डेट वाइज और जो उसके नियम और सिद्धांत है उसका पालन करते हुए अच्छे से उस बुक में लिखो, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब होता है पुस्तपालन। जो भी आप लेन देन कर रहे हो उस लेन देन को तिथिवार मतलब डेट वाइज एक अच्छे से जो उसके नियम है उन नियमों को इस्तेमाल करते हुए आप पुस्तक में लिखो, ठीक है। उसी को हम लोग बही खाता या पुस्तपालन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे है हमारा डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग, पुस्तपालन की परिभाषा। मीनिंग और डेफिनेशन में कोई फ़र्क नहीं होता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। बस जो मीनिंग होती है हम उसको अपने वर्ड्स में डिफाइन कर देते हैं, लेकिन डेफिनेशन क्या होता है, कुछ गिवन राइटर्स होते हैं, वो राइटर्स आपको देते हैं और वो आपको एज़ यूजुअल लिखने होते हैं। मीनिंग को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, लेकिन डेफिनेशन को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हो। उन्होंने जो लिख के दिया है आपको वही लिखना होता है। पुस्तपालन की परिभाषा समय समय पर अनेक विद्वानों ने अपनी विचारधारा के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से दी है, ठीक है। जो पुस्तपालन की परिभाषा है वो अलग अलग टाइम पे जो अलग अलग साइंटिस्ट थे, मतलब जो अलग अलग विद्वान थे जिनको इसके बारे में नॉलेज थी, उन्होंने अपने हिसाब से सोचा, समझा और इसको अलग अलग क्या किया है, अपने हिसाब से परिभाषा दी हुई है, ठीक है। इसकी फिर है हमारा अतः उचित परिभाषा देने से पूर्व कुछ प्रमुख परिभाषाओं का अध्ययन आवश्यक है, ठीक है। जो उचित परिभाषा है वो जानने से पहले जो कुछ बहुत प्रमुख मतलब जो बहुत इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं उसको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रमुख विद्वानों के निम्नलिखित विचार है, ठीक है। जो अलग अलग विद्वान है वो क्या सोचते हैं
तो वो ये है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 का लिया है, आपके बुक में बहुत सारे लोगों का दिया है, लेकिन आपको सबका बहुत ज़रूरी नहीं होता है। आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। आप 1-2 का लिख लो, बहुत है, आपके एग्जाम में 1-2 से ज़्यादा नहीं आता है। मैंने यहाँ पे 2 का लिखा है, आपको अगर और का लिखना हो, मैंने सबसे ईजी छाट के लिखा है ताकि आपको याद करने में इजी हो, ठीक है। क्योंकि इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हो, जो जैसा लिखा होता है आपको वैसे ही प्रेजेंट करना होता है। पहला है J.R. बॉटली बॉय। पुस्तपालन व्यापारिक लेन देन को निर्धारित पुस्तकों में लेखा करने की कला है, ठीक है। पुस्तपालन जो व्यापारिक, ठीक है, बिजनेस में जो लेन देन है उसको एक पुस्तक होती है, ठीक है, जो निर्धारित पुस्तक बनाई जाती है, जैसे जनरल, लेजर, ठीक है। इसमें लिखने, आप किस तरीके से लिख रहे हो कि कला को ही क्या बोला गया है, पुस्तपालन बोला गया है। और जॉन मेकनी ने बोला है पुस्तपालन का आशय सौदे को मुद्रा के रूप में नियमानुसार लिखने से, ठीक है। इनका कहना है कि पुस्तपालन का मतलब क्या है कि जो आपके सौदे हो रहे हैं, मतलब जो आप बिजनेस कर रहे हो उसको पैसे की फॉर्म में, ठीक है, एक बुक में नियम अनुसार लिखने को ही पुस्तपालन कहते हैं। तो आई होप आपको मीनिंग और डेफिनेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पे देखो इन्होंने बोला ना कला है, तो अब नेक्स्ट हमारे इसी पे क्वेश्चन अराइज होता है कि पुस्तपालन कला है या विज्ञान अथवा दोनों। अब लोग पूछेंगे ना भाई कि पुस्तपालन क्या है, कला है, कोई विज्ञान है या दोनों है, इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ के समझेंगे कि ये क्या है, ठीक है। कला मतलब आर्ट, विज्ञान मतलब साइंस, या इन दोनों का मिक्सचर पुस्तपालन है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये एक्चुअली में है क्या। अब है हमारा विज्ञान के रूप में, ठीक है। अब पहला हम देखेंगे साइंस के रूप में, विज्ञान मतलब साइंस के रूप में ये कैसे है। पुस्तपालन विज्ञान के रूप में इसलिए माना जाता है क्योंकि जैसे विज्ञान में निश्चित नियम व सिद्धांत होते हैं, ठीक उसी प्रकार पुस्तपालन में भी उनके निश्चित व सर्वमान्य नियम हैं जो दोष रहित है, ठीक है। मतलब पुस्तपालन को विज्ञान के रूप में क्यों माना गया है, इसलिए माना गया है क्योंकि जैसे साइंस में हर चीज़ का निश्चित नियम होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है, सिद्धांत होता है, ठीक है। अगर आपको साबुन बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए कोई 2 एसिड की ज़रूरत है, आप उन दोनों को जितनी जितनी क्वांटिटी में दिया गया आप उतनी उतनी क्वांटिटी में मिलाओगे, देन एक सोप बनेगा। इसी तरीके क्या है, इसी तरीके से वो क्या हुआ, उसका नियम हुआ, वो सिद्धांत हुआ, आप उससे हट के सोप नहीं बना सकते, ठीक है, या कोई भी एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से बता रहा है पुस्तपालन भी क्या है, ऐसा नहीं है कि आप घर की ये कॉपी उठाए और इसमें कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं है। इसकी अपनी बुक आती है, इसके अपने नियम होते हैं, आपको उस नियम को यूज करके लिखना पड़ता है, ठीक है। और जो कि दोष रहित होता है, मतलब वो गलत नहीं होता है। वो नियम क्या, साइंस के नियम गलत नहीं ना होते हैं, जो गिवन है वो गिवन है ना। तो इसी तरह जो पुस्तपालन के नियम है वो भी क्या है, दोष रहित है, वो गलत नहीं है, ठीक है। बही खाते के लेखे इन नियमों का पालन करते हुए ही किए जाते हैं। और जो बही खाता होता है, जो पुस्तपालन होता है, बही खाता जिस कॉपी में आप उसको लिखते हो अच्छे से, उसको बही खाता भी बोलते हैं। तो बही खाते में जब लिखते हो आप, तो आप क्या करते हो, इन्हीं नियमों का पालन करते हुए लेन देन की एंट्री को लिखते हो। यदि नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो लेखे में त्रुटि अवश्य होगी। और अगर आप ये जो आपको नियम गिवन है, ठीक है, वो नियम अभी हम अपने 2nd चैप्टर और 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आप उस नियम को फॉलो नहीं करते हो तो ऑफकोर्स सी बात है, आप जो लेखा किए हो उसका आंसर, उसका टोटल आपको कभी भी सही नहीं मिलेगा। उसमें त्रुटि मतलब उसमें कुछ ना कुछ कमी और गलतियां अवश्य होंगी। जैसे प्रत्येक लेन देन 2 पक्षों को प्रभावित करता है। पहला पक्ष ऋणी डेबिट तथा दूसरा पक्ष धनी क्रेडिट होता है, ठीक है। जैसे जितनी भी एंट्री आप करते हो किसी भी बुक में, पुस्तपालन में, तो वो हमेशा 2 पक्ष को इफेक्ट करता है, ठीक है। आप दोनों पक्ष में एंट्री करोगे। पहला होता है डेबिट जिसको बोलते हैं ऋणी पक्ष, और दूसरा होता है हमारा क्रेडिट, ठीक है, जो होता है धनी पक्ष। अतः पुस्तपालन विज्ञान है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी, जैसे कि आप कर रहे हो, आप
राम को गुड्स बेचे, आप सिर्फ राम में कर दिया, आप अपने स्टॉक कम किए ही नहीं, तो ऑफकोर्स ही बात है गलती आएगी, आपका स्टॉक ज़्यादा दिखेगा, आप तो स्टॉक बेच चुके हो, ठीक है। तो इसी तरह आप डेबिट में या क्रेडिट में किसी एक साइड एंट्री कर दोगे तो वो गलत होगा। तो इसके जो नियम है कि आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों में एंट्री करनी है, तो इसीलिए हम इसको पुस्त पालन को विज्ञान कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके गिवन नियम है, सिद्धांत है, जिसको आपको यूज़ करना ही होता है। अगर आप इसको यूज़ नहीं करोगे तो ऑफकोर्स सी बात है गलती निकलेगी ही। फिर नेक्स्ट है, इसको कला के रूप में आप कैसे बोल सकते हो कि ये कला है, ठीक है। किसी भी कार्य को विधिवत एवं व्यवस्थित ढंग से करने की विधि को कला कहते हैं, ठीक है। कला मतलब क्या होता है? आप जिस चीज़ में अच्छे होते हो, आप जिस चीज़ को अच्छे से कर रहे हो, मतलब प्रॉपर वे में कर रहे हो और एक अच्छे ढंग से कर रहे हो, ठीक है। तो कोई भी कार्य को अगर आप अच्छे ढंग से, विधिवत जो उसका तरीका होता है, और व्यवस्थित मतलब अच्छे से कर रहे हो, उसको हम लोग कला कहते हैं। तो व्यापार में भी व्यापारी अपने व्यापारिक लेन देन को निश्चित विधि से ही सुचारू ढंग से लिखते हैं। तो इसी तरह व्यापार में भी क्या होते हैं, जो व्यापारी होते हैं वो अपने लेन देन को क्या करते हैं, अच्छे से लिखते हैं, विधिवत लिखते हैं। पहले 7 तारीख की एंट्री और बाद में 3 तारीख की एंट्री नहीं करते हैं, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख ऐसे करते हैं, जो डेट वाइज होता है और प्रॉपर फॉर्मूले यूज़ करके होते हैं, ठीक है। कुछ भी उठा के नहीं लिख देते हैं। अतः पुस्त पालन कला भी है, इसलिए ये इसको कला भी बोला जाता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि पुस्त पालन कला व विज्ञान दोनों है। इसलिए ये प्रूफ होता है कि इसमें क्या है, पुस्त पालन में विज्ञान की भी क्वालिटी है और कला की भी क्वालिटी है। तो इसलिए पुस्त पालन कला एवं विज्ञान दोनों है, ठीक है। इसमें दोनों के फॉर्मूले लगते हैं। इसलिए अब इसको और इलेबोरेट थोड़ा सा किया गया है। लेखा कर्म का आशय, जो लेखा कर्म होता है मतलब जनरल, ठीक है, उसका आशय क्या है, ठीक है। लेखा कर्म को लेखा शास्त्र भी कहते हैं। जो हमारा लेखा कर्म होता है उसको लेखा शास्त्र भी बोला जाता है। लेखा शास्त्र का कार्य पुस्त पालन की क्रिया के बाद प्रारंभ होता है, ठीक है। लेखा शास्त्र, जो लेखा शास्त्र होता है या लेखा कर्म, उसका कार्य कब शुरू होता है? उसका काम जो पुस्त पालन होता है मतलब बुक कीपिंग के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। लेखा शास्त्र में पुस्त पालन के लेखों, योग व शेष आदि की जांच की जाती है। अब लेखा शास्त्र में क्या काम होता होगा? तो लेखा शास्त्र में जो आप पुस्त पालन में एंट्रीज कर चुके हो, ठीक है, उनका पूरा टोटल क्या है, उनमें बचा हुआ क्या है, और सब चीज़ों की जांच की जाती है, ठीक है। तथा लेखा कर्म में अनेक प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन किए जाते हैं। और लेखा कर्म का में और क्या होता है? तो लेखा कर्म में आप क्या करते हो, अलग अलग चीज़ों से इसको तुलना करते हो। जब आपके पास एक रिजल्ट आता है, आप देख लेते हो आपके पास इस पूरा खर्चा करने के बाद ये इतना टोटल बचा है, ठीक है, आपको इतना लेन देन हुआ है, तो आप उसको क्या करते हो, फिर तुलना करते हो, चीज़ों से मैच करते हो, ठीक है। किस चीज़ों से मैच करते हो? तथा वित्तीय अवधि के अंत में लाभ हानि ज्ञात किया जाता है। और 1 वर्ष के बाद आपको क्या हुआ है, बिजनेस में एक्चुअली में लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, इसका भी क्या करता है, जांच करता है कि एक्चुअली में आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है, किया जाता है। और आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। आर्थिक चिट्ठा मतलब बैलेंस की, एक्चुअली में बैलेंस शीट के एक्चुअली में आपके बिजनेस में कितनी एसेट्स बचे हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है, कितने क्रेडिटर्स हैं, कितने डेटर्स हैं। ये सब अभी आप आगे जो हमारा चैप्टर्स आएगा ये सब टर्म आप उसमें अच्छे से पढ़ाऊंगी मैं कि एक्चुअली में ये सब क्या होते हैं। इस प्रकार लेखा शास्त्र से आशय लेन देन एवं घटनाओं को जो कम से कम आंशिक रूप से वित्तीय प्रवृत्ति के हो, प्रभावपूर्ण विधि और मौद्रिक रूप में लिखने, वर्गीकृत करने और सारांश बनाने तथा उनके परिमाणों के निर्वाचन करने की कला है, ठीक है। लेखा शास्त्र क्या होता है कि आपके जो लेन देन हुए हैं, जो भी घटना आपके में हुई है, जो 1 साल में आपके बिजनेस में हो रहा है, जो क्या हो रहा है, जो पैसे के टर्म में आपने लेन देन किया है, उधारी की है, और एक क्या परिणाम बनाना, ठीक है, परिणाम बनाना कि 1 साल में एक्चुअली में क्या क्या हुआ और उन सब के बाद आपको लाभ हुआ या हानि हुआ। तो इसी सब
इसी यही सब काम को करने की कला क्या है? लेखा कर्म या लेखा शास्त्र। ठीक है, अब हम देखेंगे पुस्त पालन भी अब हमने पढ़ लिया और लेखा कर्म भी हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे पुस्त पालन तथा लेखा कर्म में अंतर। अब आप लोग पूछ रहे होंगे ना मैम उसमें भी तो यही है और इसमें भी तो यही है, तो इन दोनों में एक्चुअली में डिफरेंस क्या आ रहा है? ठीक है, दोनों तो सेम ही लग रहा है, तो डिफरेंस क्या है? तो अब हम लोग इन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे कि एक्चुअली में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, लेखा कर्म मतलब अकाउंटेंसी। प्रारंभ में पुस्त पालन तथा लेखा कर्म, इन दोनों शब्दों का अर्थ समान माना जाता था। जब शुरू में ये वर्ड्स डिराइव्ड हुए थे, आए थे, तो इन दोनों का मतलब क्या माना जाता था? सेम माना जाता था। पुस्त पालन कहो या लेखा कर्म कहो, दोनों को के शब्द को क्या माना जाता था? एक जैसा ही माना जाता था, क्योंकि लेखांकन का कार्य बहुत सरल था परंतु वर्तमान समय में व्यापारिक जटिलताओं के साथ साथ लेखांकन का कार्य भी बढ़ गया है। क्यों पहले इन दोनों को एक क्यों माना जाता था? क्योंकि पहले लिखना, जो लेखांकन होता था, एंट्री होती थी, वो बहुत इजी होती थी। लेकिन आज के समय में व्यापारिक जटिलताएं, मतलब जो इतना हौच पौच होके रख गया है पूरा बिजनेस, मतलब एक बिजनेस आप करोगे तो आप दिन भर टेंशन में रहोगे, आपको ये देना है, ये लेना है, स्टॉक रिकवर कराना है, ये कराना है। उसके साथ साथ जो लेखांकन हो गया है वो भी क्या हो गया? बहुत टफ हो गया है, बढ़ गया है भाई। अब हम एक सामान बेचते थे, अब हम 100 सामान बेच रहे, तो 100 की एंट्री करनी होगी ना, और अत्यंत जटिल हो गया है, मतलब बहुत टफ हो गया है। ठीक है, इजी नहीं रह गया है। तथा जिस बिंदु पर पुस्त पालन का कार्य समाप्त होता है, उसी बिंदु से लेखा कर्म का कार्य प्रारंभ होता है। ठीक है, तो आप ये भी आप कह सकते हो आज के समय में क्या होता है? पुस्त पालन जहाँ पे खत्म होता है, वहीं से लेखा कर्म शुरू होता है। इन दोनों में निम्नलिखित अंतर होता है। अब इन दोनों में कुछ क्या होता है? अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है? तो ये देखो, मैंने चार्ट बना के आपको डिफाइन करने की कोशिश की है कि एक्चुअली में इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से इसको समझा पाऊँ, लेकिन अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। तो आइए अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी चार्ट के फॉर्मूले पे। ठीक है, चार्ट में। ठीक है, तो हमारा देखो, पहले मैंने क्या किया है? क्रम लिखा है। क्रम का मतलब होता है नंबरिंग, सीरियल नंबर। फिर अंतर का आधार। जब भी आप किसी दो चीज़ में डिफरेंस निकालते हो, ठीक है, आप अगर मेरी और मेरी बहन में क्या करोगे? डिफरेंस निकालोगे, तो आपको एक आधार पता होना चाहिए। एक राइटिंग, मान लीजिए आपने क्या ले लिया? एक पॉइंट ले लिया राइटिंग। अब आप उससे तुलना कर सकते हो कि उसकी राइटिंग अच्छी है और मेरी राइटिंग खराब है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने कुछ आधार लिखे हैं जिसपे आप क्या कर सकते हो? इन दोनों में तुलना कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, पहला मैंने बुक कीपिंग लिखा है, पुस्त पालन, और दूसरा है लेखा कर्म, अकाउंटेंसी। तो पहला आधार देखते हैं, लेन देन का आधार क्या होता है। प्रारंभिक पुस्तकों में लेन देन लिखे जाते हैं। पुस्त पालन मतलब बुक कीपिंग में जो लेन देन होते हैं वो क्या किए जाते हैं? जो फर्स्ट बुक होती है हमारी, जो रफ बुक टाइप होती है, उसी में लिखे जाते हैं। अकाउंटेंसी में क्या होता है? इसमें लेखे की शुद्धता की जांच की जाती है। अब ये जो लेखा आपने लिख दिया है, अकाउंटेंसी क्या करेगा? इसी को देखेगा कि ये सही लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, इसकी शुद्धता की जांच करता है। दूसरा हमारा होता है खतियाना। प्रारंभिक लेखा पुस्तकों से संबंधित खातों में खतियाना पोस्टिंग जाता है। ठीक है, जो प्रारंभिक लेखे होते हैं वो क्या होते हैं? जो भी संबंधित होते हैं, जिस खाते से संबंधित होते हैं, आप उसमें क्या कर देते हो? उसको लिख देते हो। परचेज, सेल्स, आप क्या कर देते हो? सबकी एंट्री अलग अलग बुक में पोस्ट कर देते हो। इसमें क्या होता है? अकाउंटेंसी में इन खातों की शुद्धता की जांच की जाती है। अब जो आपने अलग अलग खाते बनाए हैं, अकाउंटेंसी क्या करता है? उन्हीं खातों की शुद्धता की जांच करता है कि एक्चुअली में वो सही बने हैं या नहीं बने हैं। ठीक है, योग व शेष। जनरल व खातों का योग लगातार ज्ञात करते हैं। ठीक है, जो इसमें योग या शेष मतलब कितना आपके पास पैसा है और कितना बचा हुआ है। ठीक है,
तो टोटल और बचा हुआ। तो जनरल और अलग अलग जो खाते होते हैं इसका योग और शेष आप क्या करते हो, टाइम टू टाइम, हर टाइम लगातार महीने के बेसिस पे, 15 दिन के बेसिस पे आप देखते रहते हो, ठीक है। लेकिन इसमें खातों के योग तथा शेष की जांच की जाती है और इसमें इसी की जांच की जाती है कि ये जो आपने निकाला है टोटल और शेष वो सही है या गलत है, ठीक है। फिर है हमारा वेट अ मिनट फ्रेंड्स, फिर है हमारा समायोजन व अशुद्धि सुधार के लेख, ठीक है। इसमें समायोजन व भूल सुधार के लेखे नहीं होते हैं। इसमें क्या होते हैं, आप अगर कोई गलती कर देते हो तो उसके सुधार के चांसेस नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, आप 500 का कुछ बेचा था, अब आपने अपनी फर्स्ट बुक में ही उसको गलती से 5000 लिख दिया, तो अब आपके पास कोई भी तरीका नहीं है, आपके पास कोई और रिटर्न नहीं है कि जिसमें से आप जाके मैच कर लोगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी फर्स्ट बुक थी, आपने डायरेक्ट डील किया था, अब वो गलत तो गलत, इसमें सुधार के कोई भी तरीके नहीं होते हैं। लेकिन इसमें समायोजन एवं भूल सुधार के लेखे होते हैं। लेकिन इसमें क्या होते हैं, इसमें भूल सुधार के लेखे होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसमें कोई गलती आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, जो पुस्त पालन है वो वाली बुक उठा के, आपने मान लीजिए इसमें 5000 गलती से लिख दिया है, तो अब इसमें आपका गलत हो रहा है, तो आप इस वाली बुक से उठा के उसको चेक कर सकते हो कि वो गलती क्या हो रही है। तो आपको देख के पता चल जाएगा कि आपने 500 की जगह 5000 लिख दिया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है पुस्त पालन का? इसका उद्देश्य लेन देनों को तिथिवार लिखना तथा माल व रोकड़ की स्थिति जानना होता है। पुस्त पालन आप मेनली क्यों बनाते हो, तो आप इसलिए बनाते हो क्योंकि इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि आप जो लेन देन कर रहे हो, क्रय विक्रय कर रहे हो, उसको डेट वाइज अच्छे से लिखना और कि आपके पास रोकड़ा मतलब कैश कितना है उसकी स्थिति जानना, ठीक है। कि इमरजेंसी में अगर आपको 1 लाख रुपए की कैश की ज़रूरत हो तो आप वो दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, अपनी स्थिति जानना। इसका मोटिव क्या होता है, उद्देश्य स्थिति तथा लाभ हानि की स्थिति ज्ञात करना, ठीक है। ये बिजनेस की पूरी स्थिति बताता है कि एक्चुअली में बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है और बिजनेस की गुडविल अच्छी है या नहीं है। फिर अंतिम खाते तैयार करना, तो इसमें अंतिम खाते नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो अंतिम खाता होता है मतलब बैलेंस शीट, इसमें नहीं बनता है, लेकिन लेखा कर्म में अंतिम खाते बनाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, अंतिम खाते बैलेंस शीट बनाए जाते हैं। उत्तरदायित्व है नेक्स्ट हमारा है उत्तरदायित्व। पुस्त पालक लेखा कर्म के लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वेट अ मिनट, कुछ गलती हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, नहीं है, नहीं होगा। पुस्त पालक जो होता है मतलब जो पुस्त पालन में एंट्री करता है वो कभी भी अकाउंटेंसी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ये क्या गलती कर रहे हैं उससे भाई इसको क्या मतलब, ठीक है। ये कभी भी इसको जवाब मतलब इसमें क्या गलती हो रहा है उसके लिए कभी भी इससे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन लेखपालक पुस्त पालक के कार्य हेतु उत्तरदायी होता है, ठीक है। लेकिन लेखा पालक जो होता है वो हमेशा इसके लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, ठीक है। विशिष्ट ज्ञान, यह कार्य सरल है अतः इसमें विशिष्ट ज्ञान आवश्यक नहीं है। विशिष्ट ज्ञान मतलब क्या, लेखा कर्म पुस्तक पालन का बहुत इजी प्रोसेस है, वो कोई भी कर सकता है। उसके लिए बहुत आपको CA CS क्वालिफाई नहीं होना पड़ता है, ठीक है। नॉर्मल जिसको अकाउंट्स की जानकारी हो, कंप्यूटर की जानकारी हो, उसको भी रख लिया जाता है। इसके लिए विशिष्ट ज्ञान आवश्यक है। लेकिन अकाउंटेंसी जो कर रहा है भाई, इसको जो चेक कर रहा है वो ऑफ कोर्स ही बात है, आप CA ही रखोगे, ठीक है। इसके लिए आपको एक क्वालिफाई होना ज़रूरी है, क्वालिफाइड पर्सन को ही रखा जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा महत्व। पुस्त पालन के पद का महत्व लेखा पालक के पद से कम होता है। ऑफ कोर्स ये बात है, ये नॉर्मल अकाउंटेंट है और ये CA है, तो इससे इसका पद क्या होता है, इससे कम होता है। लेकिन लेखा पालक का पद अधिक महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अकाउंटेंट का पद जो होता है वो क्या होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यंत्रीकरण, पुस्त पालन
पुस्तपालक में यंत्रों का उपयोग होने लगा है। पहले क्या होता था, ये रिटर्न होता था इसमें, अब लेकिन क्या हो गया, चीज़ों यंत्र का जो यंत्र मतलब कि कंप्यूटर, लैपटॉप, टाइपराइटर, ये सब का उपयोग होने लगा है। लेकिन लेखा कर्म में यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन अकाउंटेंट कभी भी इन सब चीज़ों का, ये इसका चेक करने का काम होता है, इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। लेखा कर्म का ज्ञान, पुस्तपालक को लेखा कर्म का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब इसकी तो फर्स्ट बुक है, इसको क्या मतलब अकाउंटेंट क्या करता है क्या नहीं करता है, इसको रखा गया, ये अपना एंट्री कर देता है। इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि इसके लेखा कर्म के बारे में वो जाने। लेकिन लेखा पालक को पुस्तपालन का ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब तक अगर इसको पुस्तपालन का ज्ञान नहीं होगा तो ये कैसे इसकी बुक को चेक करेगा। पुस्तपालक को लेखा कर्म का ज्ञान ना हो चलेगा, लेकिन लेखा पालक को पुस्तपालन का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एडवांटेजेस ऑफ बुक कीपिंग। पुस्तपालन के लाभ अथवा महत्व, कि पुस्तपालन का लाभ क्या है और उसका महत्व क्या है। एक्चुअली में व्यापारी का उद्देश्य लाभ कमाना है, जिसके लिए पुस्तपालक को बही खाते का पर्याप्त ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, अगर कोई भी बिजनेस है तो उसको क्या है, उसका मेन मोटिव यही होगा कि उसको क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है, लाभ कमाना है, जिसके लिए पुस्तपालक क्या है, जो पुस्तपालक जो लेखा कर रहा है उसको बही खातों का अच्छे से ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कंपनी को प्रॉफिट कमाने के लिए उसको जो बुक्स में वो एंट्री कर रहा है, जो पुस्तपालक है, उसको उसके बुक्स के बही खातों के बारे में अच्छी नॉलेज होनी ज़रूरी है। आधुनिक समय में बही खाता का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। आज के ज़माने में जो बही खाता है उसका महत्व और भी बढ़ गया है, और शिक्षण संस्थाओं में भी इसके अध्ययन की व्यवस्था की गई है। और जो अब इवन की एजुकेशन में भी आप लोग में देखो ये पढ़ाया जा रहा है ना, कॉमर्स पढ़ाया जा रहा है ना, इवन कि ये हमारा एक सब्जेक्ट की तरह भी इंक्लूड कर दिया गया है। शिक्षण संस्थाओं मतलब स्कूल कॉलेजेस में भी इनके बारे में अब पढ़ाया जा रहा है। इस प्रकार पुस्तपालन के मुख्य लाभ निम्न प्रकार के हैं। ठीक है, इसीलिए बोला गया है पुस्तपालन के अलग अलग क्या है, लाभ है। तो अब इन लाभों को हम पढ़ते हैं कि एक्चुअली में क्या लाभ है भाई, कि मतलब इनका होना या न होना इतना महत्व क्यों रखता है किसी के लिए। ठीक है, वेट अ मिनट, चलिए। तो पहला क्या है इसमें, कर्मचारियों पर नियंत्रण। ठीक है, अगर आपके पास पूरा अच्छे से लेखा जोखा हर चीज़ का है तो आप क्या कर सकते हो, जो आपके कर्मचारी हैं जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, आप उन पे अच्छे से नियंत्रण रख सकते हो। पुस्तपालन के द्वारा व्यापार में सभी लेन देन को उचित विधि से रखते हैं। ठीक है, पुस्तपालन मतलब बही खाता के थ्रू आप क्या करते हैं, आपके बिजनेस में जितने भी लेन देन हो रहे हैं आप उन सबको सही तरीके से सही विधि से रखे रहते हैं, मतलब लिखते हैं, जिस कारण कर्मचारियों पर उचित नियंत्रण रखना सरल रहता है। यदि कोई कर्मचारी किसी प्रकार का छल कपट या जालसाजी का प्रयास करता है तो उसका ज्ञान शीघ्र हो जाता है। ठीक है, तो जब आप सब कुछ एक सिस्टमैटिक वे में लिख के रखे हो तो इससे क्या होगा, जो आपके यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं उन पे नियंत्रण रखना, उनको मतलब देखना, और उनको देखना क्या होता है, बहुत इजी हो जाता है। कैसे? क्योंकि अगर आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है तो कोई कर्मचारी चोरी कर रहा है, छल कपट करने की कोशिश कर रहा है, जालसाजी कर रहा है, तो उसका ज्ञान आपको तुरंत हो जाएगा। आपके अगर 1000 रुपये गायब है, आप जैसे ही जनरल का टोटल करोगे, अपने बुक्स के टोटल करोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट्स में से 1000 रुपये कम है, आपके रोकड़ में 1000 कम है। तो यानी कोई कर्मचारी है जो क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है या कुछ गड़बड़ उसने की है। नेक्स्ट है हमारा भूल से बचाव। व्यापार में प्रतिदिन अनेक व्यवहार होते हैं। ठीक है, जो अगर आप कोई भी बिजनेस खोले हो तो उसमें एक दिन में बहुत सारे क्या होते हैं, लेन देन होते हैं। यदि उन्हें केवल याद रखा जाए
तो उनमें कुछ लेन देन भूल जाने की संभावना होती है। और अगर आप सब कुछ ये सोच के छोड़ दो कि नहीं मुझे याद रहेगा, मुझे याद रहेगा, मुझे याद रहेगा, अगर आप सब कुछ याद करने लगोगे तो इसमें से पॉसिबिलिटी है कि आप क्या करोगे, एक टाइम के बाद कुछ एंट्रीज या कुछ लेन देन क्या करोगे, भूल जाओगे। पुस्तपालन में लेखा करने से इन्हें भूल जाने से संभावना नहीं रहती है, ठीक है। तो अगर आप इसे पुस्तपालन में लिख देते हो तो आपका ये जो भूलने का एक जो चांस होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको पता है आपने सब कुछ लिख के रखा है और आपको कुछ याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। और इन केस कभी आप कुछ भूलते हो तो आप उस बुक में से उठा के देख सकते हो, ठीक है। तभी तो कहा गया है पहले लिख और पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले, ठीक है। मतलब लिख दो और उसको छोड़ दो लिख के, और अगर बाई चांस आप भूल जाते हो तो आप उसको कागज में जहां लिखा है उससे क्या कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वेट अ मिनट, में आपका नोट्स जो भी है मैं उसको ऐसे सेट कर देना चाहती हूँ कि ताकि इवन मुझे वीडियो बनाने के बाद ये ना पता चले कि आपको ये नहीं दिख रहा था, ये नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं 1 मिनट का टाइम लेती हूँ, बट आपका कैमरा अच्छे से सेट करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेजेस है हमारा महत्व, व्यापार की वास्तविक स्थिति का ज्ञान। पुस्तपालन द्वारा हम अपने व्यापार की वास्तविक स्थिति का ज्ञान करते हैं, ठीक है। पुस्तपालन के थ्रू क्या करते हैं, आपका सब कुछ लिखा रहता है तो आपका व्यापार एक्चुअली में आपके व्यापार की स्थिति क्या है, ठीक है। कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है, कितना दायित्व है आपके पे और कितना देनदार है, ठीक है। ये सब का क्या कर सकते हो, आप पता करते हो पुस्तपालन से ही कि हानि हो रही है या लाभ, अथवा लाभ या हानि कितनी हो रही है, ठीक है। आप ये पता करते हो कि आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, और अगर लॉस या प्रॉफिट हो भी रहा है तो कितने का लॉस या कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। हमारे दायित्व यानी लाइबिलिटीज तथा संपत्ति एसेट्स की स्थिति में जो आपने लोन लेके रखा होगा, जो आप पे उधारी है, ठीक है, उसका आप पेमेंट सही से कर रहे हो, इंटरेस्ट सही से जा रहा है, और आपके जो एसेट्स है, जो मशीन है, बिल्डिंग है, वो सब किस कंडीशन में है, अच्छी तो है। किसी निश्चित तिथि पर देनदारों तथा लेनदारों की क्या स्थिति है, ठीक है। जिनको आपको एक निश्चित समय पे पैसा देना है और जिससे आपको एक निश्चित समय पे पैसा लेना है, तो उनकी स्थिति क्या है, क्या उनसे सही समय पे पैसा मिल रहा है, क्या आप उनको सही समय पे पैसा दे पा रहे हो, ये सब क्या करते हो, आप चेक करते हो पुस्तपालन के थ्रू ही, ठीक है। तो ये इसका एक अलग एडवांटेज है। फिर है ऋण सुविधा, मतलब लोन, ठीक है। लोन, जब भी आप अगर एक बिजनेस करोगे तो आप ये जानते होगे आपको उधारी की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको लोन लेना पड़ता है, ठीक है। व्यापारी को समय समय पर ऋण की आवश्यकता होती है। अगर आपने कोई भी व्यापार खोल रखा है तो व्यापारी को समय समय पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइम उसको समय समय पर पैसों की ज़रूरत होती है, जिसके लिए उसको लोन लेना पड़ता है। यदि व्यापारी अपने खाते नियमित व व्यवस्थित रखता है तो ऋण लेते समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं से अपनी साख की पुष्टि के लिए अपने गत वर्षों के खातों को उनके सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है। अगर जो व्यापारी है उसके खाते अगर नियम अनुसार उसने बनाए हैं तो जब वो लोन लेने बैंक या कोई दूसरे इंस्टीट्यूट पास जाएगा तो वो उनको अपनी वो बुक्स दिखा सकता है कि देखिए आप पुष्टि कर लीजिए कि मैंने क्या किया, मेरा सालाना का इतना इनकम है, मैं आपका जो लोन है उसका इंटरेस्ट टाइम से चुका दूंगा, और जो मूल्य वैल्यू होती है, ठीक है, जितना लोन है वो भी मैं टाइम से चुका दूंगा, मैंने कभी किसी का उधारी नहीं रखा है, या हमारी स्थिति अच्छी चल रही है, ये सब के लिए, ठीक है। तो ऋण लेने में भी क्या होता है, उसको सुविधा होती है अगर उसने सही तरीके से अपने खाते मेंटेन किए हैं तो। फिर है हमारा साझेदारी में सहायक। साझेदारी संगठन में अनेक व्यक्ति साझेदार होते हैं, ठीक है। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म खोले हो, ठीक है, अगर आप 4-5 लोग मिलके बिजनेस खोले हो या एक कंपनी खोले हो तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे लोग मिलके एक बिजनेस चला रहे होते हैं, ठीक है। उस स्थिति में लाभ हानि के बंटवारे के लिए खाते कर रखना आवश्यक है।
तो आप क्या कर रहे हो, जब एक बिजनेस में बहुत सारे लोग मिलके बिजनेस चला रहे हैं तो उस केस में क्या है, ज़रूरी है कि आप क्या करो, एक खाता तैयार करो ताकि जब लाभ और हानि बांटना हो, ठीक है, जब प्रॉफिट और लॉस उसका बांटना हो तो क्या उसमें आसानी हो। साझेदारी में नया साझेदार आता है अथवा पुराना साझेदार जाता है, उस दशा में सही और नियमित व व्यवस्थित हिसाब रखना आवश्यक होता है। अगर बिजनेस है तो उसमें टाइम टू टाइम कोई नया पार्टनर आएगा और पुराना पार्टनर जाएगा, तो जब तक आपको उनका शेयरिंग रेशियो नहीं पता होगा, हर कुछ सही से लिखा नहीं होगा, तो आप उनको उनका जो हिस्सा है वो कैसे दोगे, ठीक है। तो इसलिए सब कुछ सही से व्यवस्थित ढंग से लिखना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है हमारा खर्चों पर नियंत्रण। पुस्त पालन के द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि व्यवसाय में खर्चों की क्या स्थिति है, ठीक है। आप खर्चों पे क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। पुस्त पालन में क्योंकि हर खर्चे लिखे होते हैं तो आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, जान सकते हो कि जो आपका खर्चा हो रहा है एक व्यापार में वो सही है या नहीं है, ठीक है। कहीं गलत खर्चा तो नहीं हो रहा है या ज़्यादा खर्च तो नहीं हो रहा है। पूर्व वर्षों के खर्च से तुलना करके यह ज्ञात कर सकते हैं कि विभिन्न खर्चों में अनावश्यक रूप से वृद्धि तो नहीं हो रही है, ठीक है। आप जो पुराने आपके खाते हैं उनसे आप मैच कर सकते हो कि इस वर्ष कहीं आपका जो खर्च है वो ज़्यादा तो नहीं हुआ है या कोई वेस्टेज खर्च तो नहीं हुआ है। जैसे पिछली बार अगर आपके यहाँ लाइट का जो बिल था वो 1,000 आया था, लेकिन इस बार क्या हुआ है, लाइट का बिल 5,000 आया है। तो आप ये ज्ञात कर सकते हो कि वो जो लाइट का बिल है वो 5,000 क्यों हुआ, क्या कोई ज़्यादा लाइट जला रहा है या वेस्टेज हो रही है, या रात में जब दुकान बढ़ रही है तो उस टाइम भी कोई लाइट जला के छोड़ तो नहीं दे रहा है। ये सब क्या कर सकते हो, आप इजीली जान सकते हो, ठीक है, और आप इन पे नियंत्रण रख सकते हो। फिर नेक्स्ट है हमारा तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन, व्यापारी अपने लाभ, खर्चों तथा विक्रय आदि की तुलना गत वर्षों के लेन देन से कर सकता है, ठीक है। तुलना मतलब क्या करना, पिछले वर्ष से, ठीक है, वो सब आप क्या कर सकते हो, तुलना कर सकते हो कि पिछले वर्ष हमें इतना प्रॉफिट हुआ था, इस बार इतना, तो व्यापारी का कितना लाभ हुआ है, कितना खर्च हुआ है और कितना सेल्स हुआ है, ये सब वो क्या कर सकता है, पिछले साल के जो हम उसके खाते हैं उससे मिला सकता है कि पिछले साल उसका जो सेल हुआ था वो ज़्यादा हुआ था या इस साल ज़्यादा हुआ है, ठीक है, तथा लाभकारी निष्कर्ष निकाल सकता है, ठीक है। और अगर ज़्यादा या कम हुआ भी है तो क्यों हुआ है, उसके लिए वो क्या कर सकता है, सॉल्यूशन निकाल सकता है कि चलो ठीक है, इस बार मेरा कम हुआ है तो शायद मैंने एडवर्टाइजमेंट नहीं किया होगा, फ्री सैंपल नहीं दिया है इसलिए हुआ है। तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, जो एक सही तरीका है या निष्कर्ष है जो उसके बिजनेस को आगे प्रॉफिट दे, वो क्या कर सकता है, निकाल सकता है, ठीक है। निष्कर्ष निकाल, व्यापारी इस प्रकार भविष्य के लिए लाभकारी योजना बना सकता है और वो क्या करता है, इन फ्यूचर के लिए क्या करेगा, जो उसके बिजनेस के लिए प्रॉफिट वाला चीज़ होगा कि जो उसके बिजनेस को लाभ दे, वैसा क्या करेगा, वही काम और वैसी ही योजना बनाएगा, वैसी ही प्लानिंग करेगा। फिर है विवादों का हल। बही खाते की सहायता से व्यापार से संबंधित विवादों को सुलझाने में सहायता मिलती है, ठीक है। अगर आपके पास बही खाता है तो आपके बिजनेस में इवन अगर बाई चांस कोई विवाद होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको भी सुलझा आप इजली सकते हो इस बही खाते के थ्रू। तथा व्यापारी की अनुपस्थिति अथवा मृत्यु के पश्चात भी बही खाते आवश्यक सूचना प्रदान करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है कि जो व्यापारी है वो नहीं है या बाई चांस उसका डेथ हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद भी जो बही खाता है वो तो कहीं नहीं ना जाएगा, तो आप उससे देख के जो सही निष्कर्ष है उसको निकाल सकते हो, ठीक है। तथा दोनों पक्ष अपने लेखे का मिलान कर विवाद को हल कर सकते हैं, और जिन दोनों पक्ष में विवाद हो रहा होगा वो दोनों पक्ष क्या करेंगे, अपने लेखे को मिला के, बहियों को मिला के, और जो विवाद होगा उसको हल कर सकते हैं। वैधानिक प्रमाण, दूसरा लाभ, हमारा नेक्स्ट लाभ क्या है, वैधानिक प्रमाण।
कभी कभी दो व्यापारियों के बीच विवाद इतना बढ़ जाता है कि मामला न्यायालय में पहुंच जाता है। ठीक है, कभी कभी दो व्यापारी इतने लड़ बैठते हैं, दो बिजनेसमैन इतने लड़ बैठते हैं कि वो लोग आपस में जो विवाद का हल है वो कर ही नहीं पाते हैं और मामला कहाँ, कोर्ट तक पहुंच जाता है। ऐसी दशा में प्रत्येक पक्ष न्यायालय में अपने अपनी बही खाते प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे केस में क्या होगा भाई, तुम्हारी जो बात है और उसकी जो बात है, दोनों पक्ष अपनी अपनी जो बही खाते हैं वो क्या कर सकते हैं, जज को दिखा सकते हैं, कोर्ट में पेश कर सकते हैं, जिससे विवाद के हल होने में सरलता रहती है। ठीक है, तभी तो जज भी फैसला कर पाएगा हाँ क्या सही है। फिर नेक्स्ट है हमारा ख्याति की गणना। ख्याति की गणना में क्या है, विभिन्न अवसरों पर व्यापार में ख्याति का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ख्याति मतलब गुडविल, रेपुटेशन, बिजनेस की जो रेपुटेशन है, गुडविल है, वो क्या है। तो समय समय पर जब आपको अपना बिजनेस बेचना हो या किसी और को देना हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अपने बिजनेस की ख्याति का अनुमान होना चाहिए, पता होना चाहिए, लगाना पड़ता है। पुस्तपालन की सहायता से व्यापारी ख्याति गुडविल का मूल्यांकन सरलता से कर सकता है। और इस गुडविल को वो किससे फाइंड आउट कर सकता है, वो अगर बही खाता उसके पास है, पुस्तपालन उसके पास है, तो वो इजीली क्या कर सकता है, अपने बिजनेस की गुडविल को निकाल सकता है। ठीक है, इस प्रकार व्यापार में नए साझेदार के आने अथवा अवकाश प्राप्त करते समय ख्याति का मूल्यांकन सरलता से किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो वो भाई पूछेगा ना कि आपकी गुडविल क्या है मार्केट में, मैं आपकी कंपनी में इतना इन्वेस्ट क्यों करूं, तो आप उसके लिए अपनी गुडविल निकाल सकते हो और उसको दिखा सकते हो कि मेरी गुडविल ये है। या आपको अगर अपनी बिजनेस को बेचना है तो आप अपना बिजनेस बेचने के लिए भी उसका सही दाम लगा सकते हो कि मेरा बिजनेस का इतना दाम लगना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा दिवालिया की दशा में। अगर दिवालिया की दशा में मतलब आप अपना बिजनेस अब नहीं चला सकते। ठीक है, आप क्या हो गए हो, आपका बिजनेस एकदम लॉस में जा रहा है और आपने ये मान लिया है कि अब मेरा बिजनेस एकदम लॉस में जा रहा है और ये बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता। उस दशा में क्या होता है, यदि किसी कारण से व्यापार में लगातार हानि होती है। ठीक है, अगर कोई वजह है जिसके वजह से क्या हो रहा है, आपके बिजनेस में लगातार कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, लॉस हो ही जा रहा है, तथा व्यापार में लेखा सही नियमानुसार रखे गए हैं, तो व्यापारी न्यायालय में अपने खाते प्रस्तुत कर दिवालिया घोषित होने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है। ठीक है, तो अब वो समझ चुका है कि मेरे बिजनेस में लगातार लॉस हो रहा है और मैंने क्या किया, उस लॉस की हिस्ट्री भी बना के रखी हुई है। ठीक है, मैंने अपने खाते अच्छे से बनाए हैं, तो वो उस खाता को कोर्ट में दिखा के उनसे ये प्रार्थना कर सकता है कि मैं इस बिजनेस को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा और आप मुझे दिवालिया घोषित कर दीजिए। ठीक है, जिससे आधार पर वह सरलता से दिवालिया घोषित किया जा सकता है, जिससे क्या होगा, कोर्ट उसको दिवालिया घोषित कर देगा और उसके जितने भी एसेट्स होंगे उसको बेच के क्या कर देगा, नीलाम करके लोगों से जितने उसने पैसे उधार लिए होंगे उनको वो पैसा चुका देगा। ठीक है, फिर है भावी नीति निर्धारण के समय। वेट अ मिनट। व्यापारी गत वर्षों के खातों के आधार पर आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अगर व्यापारी है कोई भी तो उसने पिछले साल जो कई सालों के खाते होते हैं उसके आधार पे वो बहुत सारी सूचनाएं क्या कर सकता है, निकाल सकता है। इस सूचनाओं के आधार पर वह आगामी वर्षों के लिए नीति बना सकता है और उन बुक्स के थ्रू वो क्या कर सकता है कि आने वाले टाइम में क्या मेरे बिजनेस के लिए सही रहेगा, उस टाइप से वो प्लानिंग कर सकता है। वह माल के क्रय विक्रय तथा आय व्यय के बारे में भी पूर्व अनुमान लगाकर इस प्रकार से नीति बना सकता है जिससे व्यापार का विकास किया जा सके। ठीक है, उसको कितना माल मंगाना है, कितने की सेलिंग होगी, ठीक है, किस तरीके से उसको माल बनाना है, इस सब पे भी वो प्लानिंग कर सकता है, जिससे वो क्या हो, उसके बिजनेस को प्रॉफिट हो। मतलब क्या करना, वो आगे का फ्यूचर प्लान कर सकता है अपने बिजनेस का, जिससे क्या हो, उसके बिजनेस को प्रॉफिट ही हो। फिर नेक्स्ट क्या है, व्यापार बेचने में सुविधा। अगर आपको अपना व्यापार बेचना है तो जब व्यापारी व्यापार बेचता है
तो वह बही खाते के द्वारा यह ज्ञात कर सकता है कि उसके पास बेचने हेतु क्या क्या संपत्ति है। ठीक है, मान लीजिए मैं कोई बिजनेस चला रही थी, मुझे लग रहा है कि अब मैं ये बिजनेस नहीं रन कर पाऊंगी, या कोई भी रीज़न हो सकता है, मुझे अब अपना ये बिजनेस बेचना है। ठीक है, तो बेचते टाइम हम अपने बुक से ये देख सकते हैं कि एक्चुअली में मेरे पास बेचने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, ज़मीन है, मशीन है, कितने स्टॉक्स बचे हैं, ठीक है, तथा उनका मूल्य क्या है। और इन सब चीज़ों का, जैसे कि कोई मशीन है उस पर आप इतने सालों से डेप्रिशिएशन लगा रहे होगे, तो आप ये भी देख सकते हो कि एक्चुअली में उस मशीन की वैल्यू क्या है, किस वैल्यू पे हम उसको बेच सकते हैं। ठीक है, उसे अपना व्यापार कितने में बेचना चाहिए, और वो एक अंदाजा भी लगा सकता है कि उसे अपना व्यापार एक्चुअली में कितने में बेचना चाहिए। फिर है लेनदार एवं देनदारों का ज्ञान। ठीक है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। व्यापारी पुस्तपालन के लेखों की सहायता द्वारा यह ज्ञात कर सकता है कि उसे किस व्यक्ति से कितना रुपया लेना है। ठीक है, उसके पास अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो वो उसके थ्रू क्या कर सकता है, ये जान सकता है कि उसे कितने रुपए कब और किससे लेने हैं। ठीक है, कि उसे किस व्यक्ति से कितना रुपया लेना है। मतलब कि मान लीजिए अगर कभी किसी ने उधारी दिया होगा तो उसको ये तो पता रहे कि हाँ मैंने 1 लाख रुपए उधारी दिया था और उसने 1 जुलाई को वो पैसा मुझे रिटर्न करने के लिए बोला है, तो अब 1 जुलाई को मुझे वो 1 लाख रुपए लेने उससे जाना है। ठीक है, तथा किस व्यक्ति को कितना रुपया देना है। और ये भी तो होता है, आपने बहुत लोगों से उधार लिया होगा, तो अगर आपके पास लिखा है तो आपको पता रहेगा हाँ 2 जून को आपको उसे 20,000 रुपये देने हैं, तो आपका टाइम आ गया, अब आपको उसे पैसे देने हैं। व्यापार में लेनदार तथा देनदार एक निश्चित में कितने कितने हैं, और आप ये भी देख सकते हो कि एक्चुअली में आपको कितने लोगों से पैसा मिल रहा है और कितने लोगों को आपको पैसा देना है। ठीक है, एक आप क्या कर सकते हो, ये एक जो टोटल होता है वो निकाल सकते हो कि हाँ मेरे में हमें इतने लोगों से पैसा लेना है और इतने लोगों को पैसा देना है। ठीक है, तो आई होप आपको एडवांटेजेस समझ में आए होंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगर फिर भी आपको एडवांटेजेस में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर उस पर वर्क करूँगी और आपको समझाने की कोशिश करूँगी। मैंने बहुत कोशिश की, आप देख सकते हो, मैं चाहती तो सिर्फ ये लिख के आपको शॉर्ट में समझा सकती थी, लेकिन हाँ मैं जानती हूँ आपकी प्रॉब्लम कि आपको आंसर राइटिंग करना होता है, जिसके लिए आपके पास ये कंटेंट होना ज़रूरी है। इसलिए मैंने इतनी मेहनत करके आपके लिए नोट्स बनाए हैं, उसमें हर ज़रूरी बातें लिखी है, किससे रिलेटेड क्या बातें हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एम्स ऑफ बुक कीपिंग, कि अब बुक कीपिंग का मोटिव क्या होता है। ठीक है, पुस्तपालन बही खाते के उद्देश्य क्या है, ठीक है, किस उद्देश्य से इसको बनाया जाता है। तो आइए अब हम ये समझते हैं कि इसका उद्देश्य क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, कि क्यों बुक कीपिंग बनाया जाता है, हर चीज़ के पीछे कुछ मोटिव्स होते हैं, तो इसका आखिर क्या मोटिव है, क्यों ये बनाया गया है। ठीक है, तो प्रमुख रूप से पुस्तपालन के निम्नलिखित उद्देश्य है। ठीक है, इसके कुछ उद्देश्य देखते हैं। पहला क्या है, क्रय विक्रय व रहतियों का ज्ञान। ठीक है, कितना सेल हुआ है, कितना परचेज हुआ है, इसका आपको ज्ञान बहुत अच्छे से रहता है। पुस्तपालन के लेखों द्वारा व्यापारी व्यापार के क्रय विक्रय का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उसने व्यापार में कितना माल एक निश्चित समय अवधि में खरीदा है तथा बेचा है। ठीक है, पुस्तपालन से वो क्या कर सकता है, उसने के द्वारा, व्यापारी के द्वारा व्यापार में कितना क्रय हुआ है, क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना, इस चीज़ का वो ज्ञान क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है उन बुक से। ठीक है, उसने व्यापार में कितना माल एक निश्चित समय अवधि में खरीदा है तथा बेचा है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है बिजनेस में कि जब भी वो निकालेगा, 1 साल का निकालेगा, 1 महीने का निकालेगा, 2 साल का निकालेगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसने कितना सामान खरीदा है और कितना सामान बेचा है। ठीक है, वह यह ज्ञात कर सकता है कि एक निश्चित तिथि पर उसके पास कितना माल शेष है, और उसी को ये भी पता चल जाता है कि एक एक्चुअली में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है, 1 साल में उसके पास कितना माल बचा हुआ है। फिर नेक्स्ट है हमारा संपत्ति व दायित्वों का ज्ञान।
पुस्तपालन का उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि उसके पास कौन सी संपत्ति एसेट्स है, ठीक है, उसके पास कितनी संपत्ति मतलब एसेट्स और दायित्व मतलब लाइबिलिटीज, ठीक है। पुस्तपालन का उद्देश्य ये भी होता है कि उसके पास कितना एसेट्स और कितना लाइबिलिटीज है, ठीक है, और कितने का उसके पास बिल्डिंग, लैंड, मशीन, ये सब मिला के कितने का टोटल एसेट्स उसके पास है तथा उसका मूल्य क्या है, ठीक है, कितना एसेट्स है और वो कितने रुपए का एसेट्स है। इसी प्रकार उसके दायित्व लाइबिलिटीज क्या है और कितने का मूल्य, मतलब उसके पे उधारी क्या है, ठीक है, और कितने की उधारी है। इन सब को जानने के लिए भी पुस्तपालन क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट पुस्तपालन आप ये काम नहीं कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रोकड़ का ज्ञान। रोकड़ का ज्ञान एक बिजनेस में बहुत ज़रूरी होता है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक बिजनेस के पास कितना कैश अवेलेबल है, ठीक है। पुस्तपालन का उद्देश्य यह है कि व्यापार में रोकड़ यानी कैश की स्थिति क्या है, ठीक है। पुस्तपालन का उद्देश्य, नेक्स्ट उद्देश्य ये भी है कि वो ये जाने, ठीक है, एम उसका ये भी होता है कि वो ये बताए कि एक्चुअली में बिजनेस में कैश अवेलेबल है या नहीं है, और क्या स्थिति है कि 1 लाख 2 लाख रुपए कभी बिजनेस को ज़रूरत पड़ी तो क्या उसके बिजनेस में इतने पैसे हैं, कितना कैश अवेलेबल है। इसके लिए व्यापार में रोकड़ बही तैयार की जाती है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कैश बुक बनाया जाता है, उसी से ये बात पता चलती है। रोकड़ बही की सहायता से यह ज्ञात किया जाता है कि रोकड़ कैश इन हैंड व बैंक शेयर्स, बैंक बैलेंस की क्या स्थिति है, ठीक है, और उसी कैश बुक से ये पता किया जाता है कि एक्चुअली में बिजनेस का जो ड्रॉर होता है जिसको गल्ला कहते हैं, उस गल्ले में कितना पैसा है और एक्चुअली में बैंक में कितना पैसा है, और टोटल मिला के अगर बिजनेस को 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए की कभी ज़रूरत होगी तो वो उस बिजनेस के पास अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आय व्यय का ज्ञान। पुस्तपालन का उद्देश्य व्यवसाय में होने वाला आय तथा व्यय का ज्ञात करना होता है, ठीक है, कि कितना आया और कितना गया। पुस्तपालन हमें ये भी बताता है कि एक बिजनेस में एक पर्टिकुलर टाइम में कितना पैसा आया है और कितना पैसा गया है, ठीक है, कितना पैसा गया है। तो एक निश्चित अवधि में कितना खर्च हुआ तथा कितनी आय प्राप्त हुई। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक बिजनेस ने कितना इनकम कमाया है और कितना लॉस हुआ है, मतलब कितना खर्च हुआ है। इसका ज्ञान केवल बही खातों से ही प्राप्त होता है, ठीक है। इसका ज्ञान केवल और केवल बही खाता जो आपने बनाया है उसी से हो सकता है, क्योंकि उसी में पूरी चीज़ की एंट्री लिखी होती है कि ये आपने 10 रुपये चाय के लिए दिया, 20 रुपये लाइट के लिए दिया और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। फिर है लेनदार व देनदार का ज्ञान, डेप्टर्स और क्रेडिटर्स का, ठीक है। व्यवसाय में सफलता पाने के लिए व्यापारी को लेनदार व देनदारों की स्थिति पर नज़र रखना आवश्यक है, ठीक है। अगर आपको किसी भी बिजनेस को एक अच्छा बिजनेस बनाना है, एक सफल बिजनेस बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि व्यापारी क्या करे, उसके जितने भी लेनदार हैं, ठीक है, उसके लेनदार और देनदार, जिससे पैसा उनको लेना है और जिनको पैसा उनको देना है, उस पर वो क्या करे, नज़र रखे। मतलब उसको टाइम टू टाइम अपडेट पता होनी चाहिए कि हाँ इतने लोगों से हमें इस टाइम पैसा लेना है और इतने लोगों को हमें इस टाइम पे पैसा देना है, ठीक है। व्यवसाय में कोई देनदार डेटर्स अधिक समय तक भुगतान नहीं करता है तो उसकी जानकारी अति आवश्यक है, जिससे समय रहते उचित कार्यवाही की जा सके, ठीक है। अगर कोई देनदार है, डेटर्स है, उसको आपको पैसा देना था और वो बहुत दिन से सही समय पे आपको पैसा नहीं दे रहा है या पैसा दे ही नहीं रहा है, तो आपको ये बात जब सही समय पे पता होगी तो आप क्या कर सकते हैं, सही कार्यवाही कर सकते हैं। मतलब कोर्ट उस पर केस कर सकते हैं, उससे जाके अपना पैसा मांग सकते हैं, कोई और तरीका यूज़ कर सकते हैं आप अपने पैसे निकलवाने का, ठीक है। फिर है नेक्स्ट पूंजी का ज्ञान। पूंजी व्यवसाय के लिए अनिवार्य होती है, ठीक है। पूंजी मतलब कैपिटल, जिस पूंजी से आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो। और ऐसा नहीं है आप 10,000 5,000 रुपये लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिए, 10 लाख 5 लाख रुपए, तो अब आपके बिजनेस को कभी पूंजी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको समय समय पर पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। पूंजी व्यवसाय के लिए अनिवार्य होती है। व्यवसाय में प्रारंभ में कितनी पूंजी लगाई जाएगी
और कितनी पूंजी लगाई गई है, कितनी अतिरिक्त पूंजी कैपिटल की आवश्यकता है, आहरण की क्या स्थिति है, यह जानकारी पुस्तपालन द्वारा ही की जा सकती है। ठीक है, आपने कितना पूंजी लगाया है, कितना पूंजी आपको और लगाना है, आप किससे कैसे ये पूंजी ले सकते हो, इन सब का जो तरीका है वो आपको पुस्तपालन ही बताता है। आपको पुस्तपालन से पता चल जाएगा ना कि आपको 20 लाख का माल रीस्टॉक कराना है, तो वो 20 लाख रुपए आप कहाँ से लाओगे, किस इन्वेस्टर से लोगे, और आप 30 लाख रुपए बिजनेस में लगा चुके हो, कितना लग चुका है, कितना और लगाना है, इन सब का ज्ञान आपको पुस्तपालन ही देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लाभ और हानि। वेट अ मिनट, एक मिनट, वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा नीचे चली गई, यहाँ से। लाभ हानि का ज्ञान, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस का ज्ञान। व्यापारी का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ठीक है, कोई भी बिजनेस अगर आप खोल के बैठे हो तो ऑफकोर्स सी बात है, आपका मेन मोटिव क्या है, उससे प्रॉफिट कमाना। आप सेवा के लिए तो बहुत कम लोग खोलते हैं, लेकिन हर बिजनेस खुलता है प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, और वह अधिक से अधिक परिश्रम व लगन से व्यवसाय का संचालन करता है। ठीक है, और वो अपना सारा मेहनत क्या करता है, उस बिजनेस में डाल देता है, और क्या करता है, उसको क्या करते हैं, एक बच्चे की तरह एक बड़ा करता है। ठीक है, जब आप एक बिजनेस खोलते हो तो आप उसको बच्चे की तरह प्यार देके, अपनी मेहनत देके आप उसको क्या करते हो, सफल बनाते हो। वह पुस्तपालन के द्वारा यह ज्ञात करता है कि उसे लाभ हुआ या हानि। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एंड रिजल्ट देगा ना कि भाई मैंने इतना मेहनत किया, इतनी चीज़ें इन्वेस्ट की इसके पीछे, तो एट लास्ट उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो वो किससे पता करता है, वो पुस्तपालन से ही यह पता करता है। व्यापारी लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर लाभ हानि की सही जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, और बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। उसी से कोई भी बिजनेसमैन उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो जानता है। ठीक है, लाभ अथवा हानि के कारण का ज्ञान। ठीक है, अब लाभ और हानि तो उसे पता चल गया। ठीक है, अगर लाभ हुआ है तो भी वो क्या करेगा, ये जानने की कोशिश करेगा कि हमें बिजनेस में क्यों प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्या कारण से कि प्रॉफिट हुआ, ताकि वो वही चीज़ें रेगुलर बेसिस पे कर पाए और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। और इन केस अगर उसको लॉस हुआ है तो भी वो जानना चाहेगा कि एक्चुअली में मुझे लॉस क्यों हुआ, ताकि मैं उन गलतियों को सुधार सकूं और आगे मुझे लॉस ना हो। ठीक है, तो वो दोनों के ही कारण जानना चाहेगा। तो पुस्तपालन के लेखे द्वारा व्यापारी व्यापार के लाभ हानि को ज्ञात करता है। ठीक है, पुस्तपालन के थ्रू ही क्या करता है, लेखों के द्वारा ही व्यापारी व्यापार में लाभ हुआ है या हानि हुई है उसका क्या करता है, क्या उसको जानता है। वह अपने लाभ के कारण को ज्ञात करता है। यदि लाभ कम हो रहे हैं तो कौन से कारण है। ठीक है, फिर वो लाभों के कारण को जानता है कि अगर उसको प्रॉफिट कम हुआ है, लाभ कम हुआ है, तो क्यों कम हुआ है, उसका क्या नहीं कारण है। ठीक है, तो कौन से कारण इसके लिए उत्तरदायित्व है, उन्हें ज्ञात करके प्रभावी कदम उठाता है। ठीक है, अगर उसको उसका रीज़न पता होगा तो वो क्या करेगा, सही फैसला ले पाएगा कि एक्चुअली में मुझे ये काम आगे से नहीं करना है, ताकि आगे से लॉस ना हो। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक स्थिति का ज्ञान। ठीक है, आर्थिक स्थिति का ज्ञान कि एक्चुअली में बिजनेस सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कि बिजनेस सिर्फ लॉस में तो नहीं जा रहा है, बिजनेस स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंतिम खाता अथवा आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट बनाई जाती है। ठीक है, अगर आपको आर्थिक स्थिति अपने बिजनेस की जाननी है तो उसके लिए बिजनेस में क्या बनता है, किसी भी कंपनी में बैलेंस शीट, जिसको आर्थिक चिट्ठा भी बोला जाता है या अंतिम खाता भी बोला जाता है, वो बनाया जाता है। अपनी संपत्ति व दायित्व, ठीक है, एसेट्स और लाइबिलिटीज को इनमें लिखता है। ठीक है, और एक तरफ एसेट्स और एक तरफ लाइबिलिटीज लिखता है। वह अंतिम तिथि फाइनल डेट को चिट्ठे द्वारा व्यापार की सही संपत्ति के साथ अंत खर्च, पूर्वदत्त खर्च, उपार्जित आय तथा अनुपार्जित आय की जानकारी ज्ञात करता है। ठीक है, मतलब वो उसमें फाइनल डेट को सब कुछ लिखता है कि कितना खर्च हुआ है, कितना पहले खर्च हुआ है, कितना
इनकम हुआ है, कितना सही इनकम हुआ है, कितना हमें सडनली इनकम हो गया, हर तरीके को इनकम को वो लिखता है और आर्थिक स्थिति का क्या करता है, अपना ज्ञान करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है क्या, करों का ज्ञान। करों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसका एम क्या होता है कि आपके कर का पता चल सके। ठीक है, कि आपको कितना कर बिजनेस में देना है। व्यापार में सरकार द्वारा अनेक प्रकार के कर लगाए जाते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो उसमें जब एक सरकार क्या करती है, बहुत अलग अलग तरीके के आप पे टैक्स लगाती है। पुस्तपालन द्वारा हम कर की राशि की सही मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, और पुस्तपालन के थ्रू ही आपको कितना कर देना है, आपको एक्चुअली में कितना इनकम हुआ है, आपने कितना सेल्स किया है और आपको कितना टैक्स देना है, आप क्या करते हो, इसका सही आंकड़ा निकालते हो। यदि लेखे दोषपूर्ण होते हैं तो कर अधिकारी मनमाने ढंग से कर लगा सकता है। ठीक है, और अगर आपके लेखे सही नहीं है, आपने उसमें गलती कर रखी है, तो जो कर अधिकारी होता है वो अपने अकॉर्डिंग आप पे जितना मन उतना कर यानी टैक्स लगाता है। यदि खाते ठीक से हैं कर अधिकारी उन्हीं के आधार पर मानते हुए कर लगाता है। ठीक है, और अगर आपके खाते एकदम अच्छे हैं, सही हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ता है, आपको ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता है। फिर ऋणों का ज्ञान। व्यवसाय में समय समय पर आवश्यकता अनुसार ऋण लिए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिजनेस में हर समय समय पर क्या किया जाता है, अलग अलग तरीके के लोन लिए जाते हैं। पुस्तपालन के लेखों द्वारा हम अपनी स्थिति बैंक व वित्तीय संस्थाओं को दिखाकर आसानी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने ऋणों पर नियंत्रण रख सकते हैं। ठीक है, और पुस्तपालन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जिस भी कंपनी से आप लोन ले रहे हैं, ऋण ले रहे हैं, आप उनको अपना खाता दिखा सकते हैं और आसानी से ऋण ले सकते हैं और इन ऋण पे क्या कर सकते हैं, उसका इंटरेस्ट जा रहा है या नहीं जा रहा है, आपको उसको मूल राशि कब चुकानी है, आप इन सब चीज़ों पे अच्छे से नियंत्रण रख सकते हैं। ठीक है, फिर है हमारा भावी आवश्यकताओं का ज्ञान, मतलब आगे आने वाला क्या होने वाला है इसका भी पता चल जाता है। आधुनिक युग परिवर्तनशील है। ठीक है, आज का युग क्या है, तुरंत तुरंत बदलाव होते हैं। ठीक है, कोई मशीन कब पुरानी हो गई, आगे किस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी घटेगी, तुरंत तुरंत चेंज हो जाता है। ठीक है, इस युग में व्यवसायी को वर्तमान के साथ साथ भविष्य का भी ध्यान रखना आवश्यक है। और अगर आप आज के ज़माने में बिजनेस कर रहे हो तो ये आपके लिए अति आवश्यक है कि आपको आज की तो परख हो ही हो, लेकिन आपको भविष्य का भी पता हो कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। व्यवसायी पुस्तपालन के द्वारा भविष्य की आवश्यकताओं का ज्ञान सरलता से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और व्यवसाय क्या करता है, पुस्तपालन के थ्रू क्या कर सकता है, आने वाले समय में क्या होने वाला है उसका आसानी से क्या कर सकता है, उसको ज्ञात कर सकता है। क्यों, क्योंकि आज तक भी तो उसको उसी से पता चल रहा है ना कि हाँ इस चीज़ का स्टॉक बढ़ा है, ये चीज़ हमने इस साल ज़्यादा बेची है तो आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो पुस्तपालन से वो इसको आसानी से पता कर सकता है, जिससे उसे पूरा करना भी सरल रहता है। ठीक है, जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है, उसे पूरा भी कर सकता है। उसे पता है कि आने वाले टाइम में कोलगेट जो टूथपेस्ट है उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो वो क्या करेगा, कोलगेट के स्टॉक अपने पास रीस्टॉक कराएगा। ठीक है, ज़्यादा रखेगा। व्यापार की प्रगति का ज्ञान। पुस्तपालन के लेखों द्वारा व्यवसाय की प्रगति का ज्ञान आसानी से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब वो बिजनेस खोल के रखा है तो ऐसा तो नहीं कि वो 1000 में बिजनेस खोला है तो वो चाहेगा कि ज़िंदगी भर ये 1000 रुपये मुझे इनकम होती रहे, नहीं ना। वो ऑफकोर्स सी बात है, चाहेगा कि मेरा जो प्रगति, मेरी एक ब्रांच है तो 2 ब्रांच हो, फिर 3 ब्रांच हो, फिर 4 ब्रांच हो, फिर 6 ब्रांच हो, ऑफकोर्स सी बात है वो चाहेगा। तो वो क्या करता है, इन्हीं बात का ज्ञान करता है कि एक्चुअली में मेरा बिजनेस प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारे व्यापार में लाभ की मात्रा घट रही है या बढ़ रही है, उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, तथा व्यापार का विकास किस स्तर पर हो रहा है ज्ञात कर सकता है, व्यापार उसका कितना बढ़ रहा है। ठीक है, किस लेवल पे उसका बिजनेस बढ़ रहा है, वो ये सब चीज़ें क्या कर सकता है, पता कर सकता है। फिर है व्यापारिक कार्य क्षमता का ज्ञान। व्यवसाय के स्वामी द्वारा पुस्तपालन के लेखों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो व्यवसाय मतलब जो चला रहे होते हैं बिजनेस, उनके द्वारा क्या किया जाता है, जो पुस्तपालन होता है उनको हर साल की बुक से क्या किया जाता है,
वो कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है, तथा इसकी सहायता से वह व्यापार की कार्य क्षमता को ज्ञात कर सकता है और ये वो देख सकता है कि एक्चुअली में मेरे जो लोग हैं या मेरा व्यापार है वो और काम कर सकता है, इस साल कम काम हुआ है, अगले साल मुझे और काम कराना है, ठीक है। तो वो अपने बिजनेस की जो क्षमता है उसे भी क्या कर सकता है, ईजिली ज्ञात कर सकता है। तो आई होप आपको जो एम्स ऑफ बुक कीपिंग है वो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है। जो अभी तक हम सिस्टम पढ़े हैं, तरीका पढ़े हैं कि इसके कुछ सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं, तो वो नियम और सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है, इनकी प्रमुख प्रणालियाँ क्या है, इनका मेन सिस्टम क्या है, अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मेन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है। व्यवसाय में लेन देन का लेखा करने की विभिन्न प्रणालियां हैं। व्यवसाय में जब लेन देन को हम लोग लिखते हैं, ठीक है, एक व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं तो उसके बहुत से तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, विभिन्न प्रणालियां होती हैं, लेकिन कोई भी प्रणाली सर्वमान्य नहीं है। लेकिन इसमें किसी भी प्रणाली को सर्वमान्य कि मतलब यही सबसे अच्छा है ऐसा नहीं बोला गया है, ठीक है। तथा वैधानिक रूप से कोई भी प्रणाली अनिवार्य नहीं है, और मतलब ऐसा बोला जाए कि साइंटिफिक रूप से यही प्रणाली सबसे अच्छी है और यही ज़रूरी है, आपको यही यूज़ करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हर प्रणाली क्या है आप यूज़ कर सकते हो। वर्तमान समय में व्यापारी द्वारा निम्नलिखित प्रणालियाँ प्रयोग की जाती हैं। आज के समय में जो तरीका लोग यूज़ करते हैं वो बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं और अलग अलग लोग अपनी ज़रूरत अनुसार कि उनको क्या ज़रूरत है वो अलग अलग तरीका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो तरीके क्या है, आइए हम तरीके पढ़ते हैं। तो पहला तरीका हमारा क्या है, रोकड़ लेखा प्रणाली, मतलब कैश बुक सिस्टम, ठीक है। रोकड़ लेखा प्रणाली क्या होता है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा हो, जिसमें सिर्फ कैश की एंट्री हो, ठीक है, जो पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो, जो पैसे से रिलेटेड लेन देन हो, सिर्फ उन्हीं को लिखना। यह प्रणाली उन संस्थाओं में प्रयोग की जाती है जिनमें अधिकांश लेन देन नगद किए जाते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला, ये तरीका किस बिजनेस में यूज़ होता है, ये तरीका उन व्यापार में यूज़ होता है जहाँ ज़्यादातर लेन देन, जो ज़्यादातर सेल्स हो रहा हो या परचेज हो रहा हो, वो क्या किया जा रहा हो, नगद किया जा रहा हो, मतलब कैश बेसिस पे किया जा रहा हो। संस्था में जो लेन देन उधार होते हैं उन्हें लिखने के लिए अलग से बहियाँ प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। और अगर ऐसा इस बिजनेस में क्या होता है, अगर कोई ट्रांजैक्शन अगर उधार पे हो रहा है तो उसको किसी अलग डायरी में क्या कर लिया जाता है, लिख लिया जाता है, की जाती है। जब इन उधार लेन देन का भुगतान होता है तब उन्हें रोकड़ बही में ही लिख दिया जाता है, और जब मान लीजिए अलग से कहीं लिखा है और जब इसका पैसा आ गया तो उसको भी उठा के कैश बुक में लिख दिया जाता है, ठीक है। यह प्रणाली गैर व्यापारिक संस्थाएं भी अपनाती हैं, और ये सिर्फ व्यापारिक नहीं, गैर व्यापारिक जो संस्थाएं होती हैं वो भी ये तरीका यूज़ करती हैं, जैसे विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, गौशाला, क्लब, अनाथालय और समितियां आदि। इस प्रणाली में लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तथा आर्थिक चिट्ठा नहीं बनाया जाता है, ठीक है। इस प्रणाली को मतलब जो स्कूल्स होते हैं, बुक लाइब्रेरीज होती हैं और गौशाला होता है, ठीक है, ये सब लोग भी इसको अपनाते हैं, ठीक है। और क्योंकि अगर दूध बेचने वाला है, आप लोग सोचो, अज्यूम करो जो दूध बेचने वाला है उसको क्या ही मतलब है, उसके पास रोज पैसा आता है, और कभी कभी ऐसा होता है कोई पैसा नहीं देता है तो वो कहीं एक तरफ लिख लेता है, जब उसका पैसा मिल जाता है तो अपने कैश बुक में लिख देता है, ठीक है। तो ये सब लोग उसको यूज़ करते हैं, और इसमें जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता है और बैलेंस शीट अकाउंट होता है वो इसमें नहीं बनाया जाता है, ठीक है। इसीलिए इस प्रणाली के द्वारा लाभ हानि ज्ञात नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसमें क्या होता है, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे ही नहीं तो इसमें आपको प्रॉफिट और लॉस हो रहा है साल भर में या क्या हो रहा है ये पता नहीं चलता है, और आर्थिक स्थिति का ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता है। एक्चुअली में आपके बिजनेस की पोजीशन क्या है ये भी आपको नहीं पता चलती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सिस्टम हमारा क्या है, नेक्स्ट सिस्टम है हमारा एकहरा लेखा प्रणाली, मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। जैसे कि हमने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा था ना, तो ये क्या है, ये हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम है। यह अपूर्ण लेखों की प्रणाली है, ठीक है। इस प्रणाली में कुछ लेन देन का लेखा
एक स्थान पर करते हैं तथा कुछ लेन देन का लेखा 2 स्थान पर करते हैं। ये अपूर्ण है, मतलब कि इसको पूरा आप नहीं बोल सकते हो। इसमें जो अगर कुछ लेन देन होते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ एक तरफ लिखा जाता है, मतलब डेबिट या क्रेडिट किसी एक तरफ लिखा जाएगा। लेकिन कोई कोई एंट्री होती है जिनको डेबिट और क्रेडिट दोनों में लिखा जाता है, ठीक है। इसीलिए इस प्रणाली को अवैज्ञानिक प्रणाली माना जाता है, इसीलिए इसको अनसाइंटिफिक माना जाता है, इसको अनसाइंटिफिक भी बोला जाता है, अवैज्ञानिक। इस प्रणाली में कुछ व्यापारी रोकड़ बही बनाते हैं तथा कुछ रोकड़ बही नहीं बनाते हैं। और इस प्रणाली में क्या होता है, कुछ व्यापार होते हैं वो कैश बुक बनाते हैं और कुछ व्यापार क्या होते हैं, कैश बुक नहीं बनाते हैं। इस प्रणाली में उधार क्रय विक्रय का लेखा किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता था, उधार नहीं ना लिखा जाता था, उधार अलग लिखा जाता था। जब उसका पैसा मिलता था तब कैश बुक में लिखा जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें अगर उधार पे भी कोई माल बिक रहा है या खरीदा जा रहा है तो उसको क्या होगा, लिखा जाता है। और लेनदार व देनदारों के खाते खोले जाते हैं। इसमें डेटर्स और क्रेडिटर्स के अलग अलग क्या होते हैं, खाते खोले जाते हैं। इस विधि में लाभ ज्ञात किया जाता है और इस विधि में क्या होता है, प्रॉफिट भी देखा जाता है। मतलब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस नहीं ना निकाला जाता था, लेकिन इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और निकाला जाता है। और आर्थिक चिट्ठा भी बनाया जाता है, मतलब बैलेंस शीट भी बनाई जाती है। इस पद्धति में लाभ ज्ञात करने के लिए लाभ हानि खाता नहीं बनाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें लाभ जानने के लिए लाभ ज्ञात तो किया जाता है, लेकिन उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया जाता है, ठीक है। जब आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपका नेक्स्ट चैप्टर भी है, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, क्योंकि यही हर जगह यूज़ भी होता है। तो इसलिए ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है। इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन का लेखा 2 पक्षों में किया जाता है, ठीक है। दोहरा लेखा प्रणाली में जैसे कि उसमें क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम में कुछ एक तरफ तो कुछ दोनों तरफ लिखे जा रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ लिखी जाती हैं। एक पक्ष ऋणी तथा डेबिट तथा दूसरा पक्ष धनी क्रेडिट होता है, ठीक है। एक पक्ष डेबिट जिसको बोला जाता है और दूसरा पक्ष जिसको क्रेडिट बोला जाता है, ठीक है। ये दोनों ही क्या होते हैं, इन दोनों में अगर राम ने गुड्स बेचा तो वो राम और श्याम दोनों तरफ लिखा जाएगा, ठीक है। राम ने गुड्स खरीदा तो राम के पास गुड्स बढ़ जाएंगे और हमारे पास से स्टॉक कम हो जाएगा। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ उसकी एंट्री होती है। इस प्रणाली में जन्मदाता इटली के लूकस पेसियोली है। इस प्रणाली को किसने बनाया है, तो इस प्रणाली को लूकस पेसियोली जो कि इटली के हैं उन्होंने फाउंड किया है, उन्होंने ढूंढा है, ठीक है। यह प्रणाली वैज्ञानिक तथा अत्यंत लोकप्रिय है, जिस कारण इस प्रणाली का वर्तमान समय में प्रयोग विश्व के लगभग सभी देशों में होने लगा है। ये प्रणाली जो ये तरीका है ये साइंटिफिक भी है और बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस भी है। इसीलिए इस प्रणाली को लगभग सारे देश अपनाते हैं और इसी प्रणाली से एंट्री करते हैं। इस प्रणाली में लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों ही क्या किया जाता है, बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट सिस्टम है हमारा भारतीय बही खाता प्रणाली, जो कि है इंडियन बुक कीपिंग सिस्टम। इस प्रणाली का जन्म हमारे देश में हुआ था और यह प्राचीन प्रणाली है, ठीक है। इस प्रणाली मतलब इस तरीके का जन्म हमारे ही देश में हुआ था और ये बहुत पुरानी प्रणाली है, ठीक है। यह प्रणाली वैज्ञानिक पूर्ण तथा व्यवस्थित प्रणाली है और ये प्रणाली साइंटिफिक भी है, पूरी भी है और व्यवस्थित भी है। इसमें प्रतिदिन हिसाब बंद कर रोकड़ का शेष ज्ञात करते हैं। इसमें जो कैश बुक होता है, इसमें जो आप क्या करते हो, डेली कितना बेचा, कितना खरीदा और कितना आपके पास कैश अवेलेबल है, ठीक है। ये इसमें डेली आप क्या करते हो, जानते हो। डेली अपना क्या करते हो, अकाउंट बुक बंद करते हो, उनको टोटल करते हो और आपके पास कितना कैश है और कितना बचा हुआ है इसका क्या करते हो, ज्ञात करते हो और गल्ले में शेष रकम से मिलान कर लेते हैं। इस प्रणाली में हिसाब लिखने की लंबी बहियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और मतलब कि आपने क्या किया, पूरे एक जगह टोटल किया,
कि भाई दिन भर में हमने 2000 का माल बेचा है और गल्ले में आपके 2000 रुपये है या नहीं है, उससे क्या करते हो, तुरंत मिलान कर लेते हो, तो आपको पता चल जाता है कि अकाउंट बुक सही बनी है या नहीं बनी है, या सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। और इसमें लेखे करने के लिए, ठीक है, हिसाब करने के लिए आप बड़ी बड़ी जो लंबी लंबी बहियाँ होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता है और इसमें हमारी इंडियन लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। इसमें भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु व मुड़िया आदि, ठीक है। मतलब जो गुजराती का फॉर्म है तो गुजराती यूज़ कर सकता है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग अपनी भाषा यूज़ कर सकते हो। इस प्रणाली में लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है और इस प्रणाली में भी क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों ही बनाया जाता है, जिससे व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त हो सके और जिससे क्या होता है, आपके बिजनेस की एक्चुअली में क्या वर्थ है और क्या स्टेबिलिटी है वो पता चल सके, इसलिए इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको जो सिस्टम्स होंगे बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, कैश बुक सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडियन बुक कीपिंग सिस्टम है। ये 4 है और ये चारों आपको याद ही करने होंगे। फिर भी अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। फिर नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है। आदर्श पुस्तपालन बहीखाता प्रणाली के गुण, ठीक है, कि अगर एक अच्छा बुक कीपिंग है, ठीक है, एक अच्छा सिस्टम है बुक कीपिंग, तो एक अच्छे बुक कीपिंग सिस्टम को बनाने के लिए उसकी क्या क्या गुण उसमें होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम उन्हीं गुण को जानेंगे। आधुनिक युग व्यापार और उद्योग का युग है, ठीक है। आज का जो ज़माना है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब बिजनेस का ही ज़माना है, ठीक है। इस युग में पुस्तपालन का महत्व भी बढ़ रहा है तथा पुस्तपालन की अनेक प्रणालियां हैं, ठीक है। और जब व्यापार का ही युग है तो मतलब पुस्तपालन की जो महत्व है, मतलब इम्पोर्टेंस है, वो भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और इसके बहुत सारे तरीके भी हैं। प्रत्येक व्यापारी एक ऐसी विधि का प्रयोग करना चाहता है जो वैज्ञानिक व सरल हो तथा व्यापार के अनुकूल हो, और हर व्यापारी क्या करता है, वो तरीका यूज़ करना चाहता है जो उसके बिजनेस के लिए अच्छा हो, साइंटिफिक भी हो और सरल भी हो, ठीक है। एक आदर्श पुस्तपालन प्रणाली में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, और अगर आप एक अच्छे पुस्तपालन की बात कर रहे हो तो उसमें एक ये सब गुण होने चाहिए। क्या गुण होने चाहिए, तो वो गुण हम पढ़ेंगे। वो गुण क्या है, पहला गुण है हमारा सरलता, ठीक है। ऑफ कोर्स सी बात है, वो सरल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बहुत टफ है और नॉर्मल पीपल भी उसको अच्छे से समझ नहीं पा रहा है। आदर्श पुस्तपालन प्रणाली वह होती है जो सरलता से संचालित की जा सके, एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति भी इसे प्रयोग कर सके, किसी भी सूचना को किसी भी समय सरलता से ज्ञात कर सके, ठीक है। आदर्श पुस्तपालन प्रणाली वो होती है जो सरलता से क्या कर सके, लिखी जा सके, और एक नॉर्मल इंसान भी उसको अच्छे से समझ सके, और कभी कोई भी इम्पोर्टेंट सूचना हो तो वो किसी टाइम भी क्या कर सके, उसको ज्ञात कर सके। ऐसा नहीं कि पहले उसको पूरे रूल्स रेगुलेशन समझने पड़ने, उसके लिए कोई बुक पढ़नी पड़ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा शीघ्रता। ऑफ कोर्स ये बात है, एक ऐसा कोई भी सिस्टम आप नहीं यूज़ करोगे जिसमें जो बहुत टाइम टेकिंग हो, ठीक है, जो जल्दी हो जाए वही फॉर्मूला आप भी यूज़ करोगे। व्यापार में अनेक कार्य होते हैं, अतः पुस्तपालन प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें लेखे शीघ्रता से किए जा सके, ठीक है। एक बिजनेस आपने खोल के बैठा है तो उस बिजनेस में बहुत सारे काम होंगे, ठीक है, तो ऐसा पुस्तपालन होना चाहिए जो बहुत ईजिली लिखा जा सके, ठीक है। आवश्यक जानकारी प्राप्त करने और खाता विशेष को देखने में अधिक समय ना लगे, और ऐसा होना ही नहीं होना चाहिए कि आपको जानना है कि एक महीने में हमने कितना बेचा तो आपको बहुत टाइम ही लग रहा है। नहीं, आपने डायरेक्ट परचेज बुक उठाया और आपको पता चल जाए कि हाँ एक महीने में मैंने इतनी सेल्स की है, ठीक है, बहुत टाइम टेकिंग ना हो। फिर है शुद्धता, प्रणाली शुद्ध होनी चाहिए। अशुद्ध प्रणाली होने से आयकर तथा बिक्री कर निर्धारण में कठिनाई हो सकती है तथा व्यापार की प्रतिष्ठा पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अब वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गलत होना चाहिए, प्रणाली सही होनी चाहिए। अदरवाइज आप क्या आपके पास आ रहा है और क्या आपके पास से जा रहा है, जो आपने खरीदा बेचा है
उसमें क्या हो सकता है, आपको कठिनाई हो सकती है और आपके बिजनेस पे क्या रहता है, उसका बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। फिर पूर्णता, प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें व्यापार के सभी लेन देन का पूर्ण लेखा किया जा सके। कोई भी तरीका है वो तरीका ऐसा होना चाहिए जिसमें आप क्या कर सको, पूरा लेखा कर सको। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैश की सुविधा है या सिर्फ उधारी की सुविधा है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिसमें आप हर कुछ लिख सको, ठीक है। व्यापार की आर्थिक स्थिति, लाभ हानि, आय व्यय आदि सभी जानकारी प्राप्त की जा सके और व्यापारी को कोई हानि ना हो। बुक्स ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको प्रॉफिट लॉस और आपकी स्थिति, स्टेबिलिटी, हर कुछ पता हो जाए और जो हमारा व्यापारी या बिजनेसमैन है उसको किसी भी तरीके का लॉस ना हो। फिर है उपयुक्तता, बही खाता प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो लेखा विधि की सभी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। व्यापार का आकार छोटा हो या बड़ा, उससे अनुकूल ही प्रणाली होनी चाहिए, ठीक है। अब बही खाता प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके बिजनेस के लिए जितनी विधि हो जरूरी, वो सारी विधि क्या हो, होनी चाहिए उसमें, ठीक है। अगर आपका बिजनेस छोटा है या बड़ा, आपको उसी अकॉर्डिंग वो तरीका यूज़ करना चाहिए कि हाँ मेरा बिजनेस बड़ा है, मुझे ये तरीका चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे कि हमने देखा था ना, सिंगल एंट्री सिस्टम, कैश बुक सिस्टम क्या स्कूल कॉलेजेस में यूज़ होते हैं, तो आपको उस अकॉर्डिंग अपनी प्रणाली चुननी चाहिए कि हाँ मेरे बिजनेस में ये प्रणाली सही रहेगी, ठीक है। फिर है मितव्ययिता, प्रणाली कम खर्चीली होनी चाहिए। यदि प्रणाली ज़्यादा खर्चीली होगी तो छोटे व्यापारी उसका प्रयोग नहीं कर सकेंगे और प्रणाली आदर्श नहीं मानी जाएगी, ठीक है। प्रणाली ऐसी होनी चाहिए, ऐसा कोई प्रणाली तरीका नहीं होना चाहिए जिसको आपको लाने में क्या हो, बहुत खर्चा हो रहा हो। बहुत इजी कंफर्टेबल प्राइस में आपको वो मिल जाए और उसको हैंडल करने का प्राइस भी ज़्यादा ना हो, ठीक है। उसको क्योंकि अगर कोई भी प्रणाली अगर महंगी होगी तो छोटे लोग उसको, छोटे व्यापारी तो यूज़ कर नहीं पाएंगे और प्रणाली उसी को अच्छी प्रणाली बोलते हैं जिसको छोटे और बड़े सब यूज़ कर पाए, ठीक है। अगर छोटे लोग उसको यूज़ नहीं कर पा रहे तो उसको आदर्श प्रणाली नहीं मानी जाएगी, ठीक है। फिर है लोच, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। पुस्तपालन प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए जो व्यापार के आवश्यक अनुसार घटाई और बढ़ाई जा सके, ठीक है। पुस्तपालन प्रणाली तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आप उसको घटा सको और बढ़ा सको। आपको बिजनेस छोटा करना है, बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो आप अपनी प्रणाली में भी क्या कर सको, चेंज कर सको, ठीक है, आपको प्रॉब्लम ना हो। व्यापार में समय समय पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ऐसी स्थिति में सरलता से प्रणाली को परिवर्तित किया जा सके, ठीक है। बिजनेस क्योंकि पूरा अनसर्टेन होता है, उसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग उतार चढ़ाव आते हैं, तो उस उतार चढ़ाव के समय में आप अपनी प्रणाली सरलता से चेंज कर सको, ठीक है। फिर है निश्चितता, प्रणाली में लेखे रखने के सिद्धांत होने चाहिए। पुस्तपालन प्रणाली के नियमों और सिद्धांत सरल, निश्चित तथा व्यवहारिक होने चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है प्रणाली के जो नियम हैं वो चेंज हो रहे हैं, नहीं, उसके कुछ सिद्धांत होने चाहिए, सरल होना चाहिए, नियम अनुसार होना चाहिए और निश्चित होना चाहिए, ठीक है, कि ये है तो ऑल ओवर इंडिया यही प्रणाली क्या हो रही है, यूज़ हो रही है, ठीक है। तो आई होप आपको हमारा ये टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल सिस्टम भी समझ में आया होगा और ये चैप्टर अब हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब हमारे यहाँ से चैप्टर 2 स्टार्ट है, डबल एंट्री सिस्टम, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो में, इस चैप्टर में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।